का हार्दिक स्वागत है। ये क्लासेस आपको सवर्ण एजुकेशन ऐप और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही हैं। तो आज हम एक अंतिम छोटे से टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फिर उसके बाद हम इस बार का यूनियन बजट देखेंगे जो कि आप लोगों की पब्लिक डिमांड के ऊपर लाया जा रहा है। एग्जाम आ रहे हैं ना सर पे सबके, यूपी पीसीएस हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, इसीलिए बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट है क्या कि सर यूनियन बजट करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो कोई नहीं, आज हम लोग यूनियन बजट भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एग्रीकल्चर में एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा बच गया है, दैट इज व्हाट, दैट इज टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर। ठीक ना? क्या है उसका नाम? उसका नाम है टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर। कृषि में तकनीकी मिशन। क्या है टॉपिक का नाम? कृषि में तकनीकी मिशन। ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। यूपीएससी के आप देखिएगा मेंस के पेपर में, जीएस पेपर 3, तो आपको जो है ये के रूप में वहां देखने को मिलेगा। क्या तकनीकी मिशन, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। टेक्नोलॉजी मिशंस इन इंडिया वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी। ठीक ना? भारत में तकनीकी मिशनों की शुरुआत जो है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई थी। दे वर इनिशिएटेड इन द ईयर 1987। 1987 में इनको लॉन्च किया गया था। 1987 में इनको लॉन्च किया गया था। ठीक ना? सबसे पहली बात, जो नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि तकनीकी मिशन का मतलब होगा टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की दिशा में जो भी मिशन चलाए जा रहे हैं, दे विल बी टर्म्ड एज टेक्नोलॉजी मिशन। ऐसा नहीं है, ये मिसनॉमर है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आपको एग्जाम में दिख जाएगा, 99% बच्चे जो है वो यही लिख के आएंगे कि टेक्नोलॉजी मिशन का अर्थ क्या है कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा विकास, प्रयोग या उपयोग के संदर्भ में जो मिशन है उसको टेक्नोलॉजी मिशन कहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक्नोलॉजी मिशन का सिंपल सा क्या मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी मिशन में एक पर्टिकुलर टारगेट फिक्स किया जाता है। ठीक ना? और इस टारगेट तक पहुंचने के लिए जो है वो पूरे समस्त मार्ग बताए जाते हैं कि ऐसे ऐसे ये स्टेप्स होंगे जिसके माध्यम से हम इस रास्ते तक, इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ठीक ना? इस पूरे प्रक्रम में क्या होता है, तकनीकों के माध्यम से प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है कि किस प्रकार से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यदि बढ़ रहे हैं तो रास्ते में क्या चुनौतियां आ रही है और उन चुनौतियों को दूर करने की दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। बात समझ में आया? यानी कि टेक्नोलॉजी मिशन का मतलब है कि ऐसे मिशन, ऐसे लक्ष्य जो पर्टिकुलर फिक्स हो एक टाइम पीरियड के लिए, और इन तक पहुंचने का पूरा मार्ग भी फिक्स हो, पहले से ही जो है वो निर्धारित हो कि हम इस रास्ते पर चलकर इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इस पूरे प्रक्रम के दौरान क्या होगा कि कितना प्रोग्रेस है इस दिशा में, जो है वो बढ़ पा रहे हैं या नहीं, इन सब में प्रोग्रेस को पूरी तरह से ट्रैक किया जाएगा, यानी कि उनकी निगरानी की जाएगी। अगर रास्ते में कहीं कोई बाधा आती है, कोई चुनौती आती है, तो उनको दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। दैट इज व्हाट इज टेक्नोलॉजी मिशन ऑल अबाउट। इसी को तकनीकी मिशन कहते हैं। बात समझ में आया? द ईयर वाज 1987। 1987 का वर्ष है जब राजीव गांधी जी की सरकार थी। उस टाइम उनके प्राइम एडवाइजर हुआ करते थे प्रधान सलाहकार राजीव गांधी। और इनके प्रधान सलाहकार हुआ करते थे, उनका नाम था सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा। इनको
राजीव गांधी जी ने क्या किया, इन तकनीकी मिशन का अध्यक्ष नियुक्त किया, या इन्हीं की देखरेख में ये पूरे तकनीकी मिशन को चलाने की इन्होंने क्या की, योजना तैयार की। ठीक ना, इन्हीं को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया टेक्नोलॉजी मिशन का। यहां तक बात समझ में आ गई, टेक्नोलॉजी मिशन है क्या। ठीक है, ये दिखाता हूं सैम पित्रोदा जी को। दिख रहा सैम पित्रोदा। देख रहा, नाम के साथ ही आ रहा है सैम पित्रोदा टेक्नोलॉजी मिशन। ये थे सैम पित्रोदा, ये दिख रहा, ये है सैम पित्रोदा। ये प्राइम एडवाइजर हुआ करते थे उस टाइम तत्कालीन गवर्नमेंट के, और इन्हीं के नेतृत्व में जो है वो टेक्नोलॉजी मिशन चलाया गया। ये देखिए sampitroda.com पर ही है। ठीक ना, ये देखिए टेक्नोलॉजी मिशंस, ये राजीव गांधी जी दिख रहे हैं, और ये देखिए इनके प्रधान सलाहकार सैम पित्रोदा, इन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया था। स्टार्टिंग में 1987 में जो टेक्नोलॉजी मिशन चलाया गया, इट वाज फोकस्ड ऑन दीज 5 सेक्टर्स। ये 5 क्षेत्रों पर आधारित था। सबसे पहला क्या है इसमें, सबसे इसमें पहला था पेयजल, दूसरा क्या था इसी से संबंधित, दूसरा था टीकाकरण, तीसरा था शिक्षा, चौथा था तिलहन, और पांचवा था दूरसंचार। इन 5 क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी मिशन स्टार्ट किया गया। ठीक ना, अब जरा देखिए, अब एरिया देख के तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्या ये सभी एरिया केवल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है? नहीं, पेयजल का टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ठीक ना, टीकाकरण शिक्षा का उस टाइम टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा लिंक नहीं था। तिलहन यानी कि ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन, इसका डायरेक्ट टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी मिशन को सुनकर कंफ्यूज नहीं होना है कि टेक्नोलॉजी का मिशन का मतलब होगा टेक्नोलॉजी के संवर्धन या टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की दिशा में जो मिशन चलाए जा रहे हैं वो, ऐसा नहीं है। ठीक ना, यहां तक बात समझ में आई। तो ये मुख्य 5 क्षेत्र थे जिनके संदर्भ में जो है वो 1987 में क्या किया गया, टेक्नोलॉजी मिशन चलाया गया। ठीक ना, पेयजल से संबंधित मिशन का क्या उद्देश्य था, पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। ठीक ना, पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। टीकाकरण, टीकाकरण से संबंधित टीकाकरण से संबंधित इसका उद्देश्य था कि जितने भी प्रेग्नेंट विमेन हैं, यानी कि गर्भवती महिलाएं, एवं जितने भी टीका उस समय तक खोजे जा चुके थे, जितने भी वैक्सीन खोजे जा चुके थे, सभी बच्चों को, टोटल सभी बच्चों को, गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों को तब तक जितने भी टीका खोजे जा चुके हैं उन सब का कंप्लीट इम्यूनाइजेशन करना है, पूर्ण तरह से जो है वो टीकाकरण करना है। दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी मिशन ऑन इम्यूनाइजेशन। शिक्षा आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक ना, अभी 2020 में हमने देखा ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति आई है ना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। इससे पिछली शिक्षा नीति आई थी कब, सन 1986 में। नहीं पता है तो जान लीजिए, ये भी पीटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक ना, कि इससे पहली शिक्षा नीति कब आई थी, तो 1986 में आई थी। तो 1986 में शिक्षा नीति आई है, 1987 में टेक्नोलॉजी मिशन लागू कर दिया गया है। तो यानी कि इस टेक्नोलॉजी मिशन का ये उद्देश्य भी था कि शिक्षा को बढ़ावा देना या फिर एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट को इंश्योर करना, ये भी इसका एक उद्देश्य। ठीक ना, आगे देखते हैं तिलहन। तिलहन
तिलहन का मतलब होता है ऑयल सीड्स, यानी कि ऐसी फसलें जिनसे हम तेल प्राप्त कर सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम तिलहन। ठीक ना। उस समय क्या देखा जा रहा था, 1987 का दौर, आप समझिए कौन सा दौर है इस टाइम जो है। वैसे ही धीरे धीरे भारत की स्थिति खराब होती जा रही है, हम धीरे धीरे बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले क्राइसिस की तरफ फंस रहे हैं। तभी ना 1991 में फिर से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भारत को जो है वो सोना गिरवी रखना पड़ेगा और आईएमएफ से कर्ज मांगना पड़ेगा। ये सारी बातें आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक ना। अगले चैप्टर में और डिटेल में चर्चा करेंगे जब इंडस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब, ठीक ना। तो तिलहन उस टाइम क्या था, भारत तिलहन, खैर आज भी भारत तो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है तिलहन पर, लेकिन उस टाइम स्थिति और खराब थी और भारत को अपनी जरूरत का व्यापक पैमाने में जो है ना वो तिलहन बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, बाहर से आयात करना पड़ता था। जिसके कारण क्या होता था, जिसके कारण क्या होता था कि हमारा बहुत सारा विदेशी मुद्रा जो है वो बाहर जाता था, विदेशों को जाता था। अरे सिंपल सी बात है, अगर हम किसी दूसरे देश से तिलहन खरीद रहे हैं तो बदले में हम उन्हें डॉलर में पे करते थे। तो जब हम उन्हें डॉलर में पे करते थे तो इससे क्या होता था, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा था, ठीक ना। और वैसे ही हम धीरे धीरे जो है वो समस्या की तरफ बढ़ रहे थे। तो इसी दिशा में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स, यानी कि तिलहन पर जो तकनीकी मिशन है, इसका उद्देश्य था कि भारत में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक ना। इंडिया उस टाइम $1 बिलियन, ठीक ना, $1 बिलियन वर्थ ऑफ कुकिंग ऑयल, $1 बिलियन, $1 बिलियन इतना कीमत अदा करता था प्रति साल, पर ईयर जो है वो खर्च करता था कुकिंग ऑयल, यानी कि एडिबल ऑयल, खाद्य योग्य जो है वो तेल के आयात में। इसी को समाप्त करने के लिए या इसी निर्भरता को कम करने के लिए क्या किया गया, तकनीकी मिशन जो है वो लागू किया गया। जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य था कि फार्मर्स, भारत में जो भी किसान है उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करें, तिलहनों का उत्पादन करें, ठीक ना। वो क्या करें, वो ज्यादा से ज्यादा तिलहनों का उत्पादन करें ताकि हम विदेशों से आयात करने के लिए विवश ना हो और हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन से अपनी रिक्वायरमेंट्स को कम कर सके, मतलब इन जरूरतों को पूरा कर सके। पहले $1 बिलियन पर ईयर जो है वो हम विदेशों से मंगा रहे हैं, तो क्या करना है, इसको कम करना है, ठीक ना। बट ऑब्वियस है, मैंने अभी भी आपको बताया कि आज भी हम तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बन पाए। तो यद्यपि इसका इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव भी नहीं था क्या कि हम आत्मनिर्भर बन पाए, उद्देश्य यही था कि कम से कम करें। और साथ ही इसका एक ये भी उद्देश्य था कि हम ऑयल केक्स, ऑयल केक्स, ऑयल केक्स का मतलब होता है खली, खल जो हम लोग जानवरों को नहीं देते हैं, ऑयल केक्स, ठीक ना। तो उसके निर्यात को भी बढ़ावा देना इसका एक उद्देश्य था। ये है आपका तिलहन से संबंधित टेक्नोलॉजी मिशन। आगे देखते हैं दूरसंचार, कि वही टाइम पीरियड है जब भारत में धीरे धीरे वो चोंगा वाला फोन, पहले जो नहीं आता था हेलो, वो जो लगता था, मोबाइल वगैरह, उन सबको भी बढ़ावा मिल रहा है। तो एक टेक्नोलॉजी मिशन जो है टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित, इसका उद्देश्य ये भी था कि इस दिशा में टेलीकम्युनिकेशन की दिशा में क्या किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ावा मिले, ज्यादा से ज्यादा युवा जो है वो इस दिशा में जुड़े, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो या फिर जो दूर दराज के क्षेत्र में टेलीकम्युनिकेशन सेटअप तैयार हो, उनकी पहुंच सुनिश्चित हो। तो ये थे मुख्यतः हमारे टेक्नोलॉजी मिशन जो कि इनिशियली स्टार्ट किए गए थे। देख रहे हैं इसमें भी दे रखा ना, इन 1987 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, सैम पित्रोदा एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, इनको नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन का क्या बना दिया गया, हेड बना दिया गया। लेटर ऑन one more technology mission was added. Later on one more technology mission was added which was related to dugdh, dairy. यानी कि स्टार्टिंग में 5 थे, बाद में एक और जोड़ा गया, ठीक। तो दुग्ध उत्पादन ये भी एक टेक्नोलॉजी मिशन के रूप में जोड़ दिया गया, ठीक ना। ये देखिए मिशन के गोल्स भी यहाँ दे रखे हैं, वही जो मैंने आपको बताया, क्लीन पोर्टेबल वाटर अवेलेबल टू इतने सारे विलेजेस को पहुंचाना था। ऑब्जेक्टिव कितना था कि कम से कम 40 लीटर पर डे पर पर्सन और 30 लीटर पर डे पर लाइव स्टॉक, यानी कि पशु के आधार पर जो है वो कम से कम वितरित हो सके। 1 लाख गांवों को, 1 लाख गांवों को पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जल, पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करवाना इसका उद्देश्य था, ठीक ना। तो ये एक टेक्नोलॉजी मिशन था जिसका ये लक्ष्य था, ठीक ना। आगे देखते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब है, टीकाकरण। क्या था, 20 मिलियन प्रेग्नेंट विमेन,
20 मिलियन प्रेग्नेंट विमेन, यानी कि लगभग 2 करोड़ प्रेग्नेंट महिलाओं को और 2 करोड़ के आसपास बच्चों को पर ईयर, प्रति वर्ष जो है वो क्या करना था, टीकाकरण करना था। ये सब इसी के अंतर्गत था। बचपन में आप लोगों ने था सुना होगा ना कि 2 बूंद जिंदगी की, खूब सारा हम लोगों ने पिया ना। यद्यपि कहा जाता है क्या कि 5 ही साल तक पीना होता है, लेकिन हमको पता है आप सबने जो है वो 5 साल के बाद भी पिया होगा वो 2 बूंद जिंदगी की। ये सब इसी के अंतर्गत है, इन्हीं टेक्नोलॉजी मिशन के अंतर्गत, ठीक ना। आगे देखिए, इसी में एजुकेशन के संदर्भ में क्या था, इस 80 मिलियन पीपल यानी कि 8 करोड़ लोगों को जो कि 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में है, ठीक ना, 70% टू रीड राइट एंड रेट ऑफ 10 मिलियन ईच ईयर, यानी कि लगभग 1 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष इतना, मतलब इतना साक्षर करना है कि वो लिख पढ़ सके। ये भी इसके अंतर्गत एक ऑब्जेक्टिव था। ऑयल सीड्स प्रोडक्शन दिख रहा है, 18 मिलियन टन जो है इंक्रीज करना है ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन यानी तिलहनों के उत्पादन को, ताकि क्या हो सके, ये देख रहे हैं ना 10 बिलियन रुपी, मैंने लिखा था 1 बिलियन डॉलर, इन्होंने उसको रुपी के रूप में कन्वर्ट कर रखा है, 10 बिलियन रुपी। उस टाइम जो है वो हमारा इंपोर्ट बिल आता था, आयात करने में हमारा इतना खर्च होता था, इसको कम करने के लिए इसके अंतर्गत टारगेट क्या रखा गया कि हम प्रति वर्ष 18 मिलियन टन जो है वो क्या करें, तिलहनों का उत्पादन करें। आगे देखिए, 5वां डेयरी प्रोडक्शन, ठीक ना, 44 से 61 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर तक करना है ओवर 8 ईयर। 8 साल का टारगेट रखा गया था कि 8 साल में इतना करना है। इससे क्या हो जाएगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, किसानों की आय बढ़ेगी, ठीक ना। डेयरी कोऑपरेटिव्स यानी कि डेयरी से संबंधित सहकारिताओं की जो है वो उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये थे मुख्य मिशन, ठीक। ये टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित था, इंप्रूव सर्विस, ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ये सब था। बाकी डिटेल में देखना चाहें तो नीचे में जो है वो और आपको डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन मोटा मोटी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से संबंधित क्या है, ये है केवल एडिबल ऑयल्स वाला और वो डेयरी वाला, केवल ये 2 है। तो हमें बस इन दोनों के बारे में देखना है मुख्यतः। एक बार जो है वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इनके बारे में क्या है। तो ये देखिए, बताया ना, देखिए, इंडिया वाज इंपोर्टिंग $1 बिलियन ऑफ कुकिंग ऑयल। अभी मैंने वही लिखा था ना कि इंडिया जो है उस टाइम $1 बिलियन खर्च कर रहा था क्या करने, प्रति वर्ष खाद्यान्न, खाद्य से संबंधित तेल यानी कि एडिबल ऑयल के इंपोर्ट में। जिसके कारण क्या हो रहा था, when a large portion of Indian land are well suited for growing oil crops, जबकि भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो इनके उत्पादन के लिए बिल्कुल अनुकूल है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे थे, वही हरित क्रांति के बाद हम लोग गेहूं धान वाले चक्कर में है, जिसके कारण क्या है, एडिबल ऑयल्स का हम प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे थे। तो जिसके कारण क्या हो रहा था, भारत को प्रति वर्ष $1 बिलियन जो है वो विदेशों को देना पड़ रहा था या फिर खर्च करना पड़ रहा था इंपोर्ट करने के लिए, ठीक ना। तो फार्मर्स डिड नॉट ग्रो दीज क्रॉप्स बिकॉज दे फाउंड अदर क्रॉप्स मोर प्रॉफिटेबल। किसान जो है वो तिलहनों का उत्पादन इसलिए नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उनको लग रहा था कि गेहूं धान उगाने में ज्यादा फायदा है। जिसके कारण क्या हो रहा था, भारत की इकोनॉमी खराब होती जा रही थी। तो इसीलिए किसानों में देयर गोल वाज टू मेक फार्मर सी द बेनिफिट्स, यानी कि किसानों में ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को लाभकारी प्रस्तुत करना, ठीक ना। बफर स्टॉक वगैरह के माध्यम से क्या करना था कि ऐसा करना है कि हम किसानों में ज्यादा से ज्यादा इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकें। इसके अंतर्गत था कि मिडिल मैन वगैरह को जो है इन सबको बाहर करना, ठीक ना। ऑयल केक्स का मतलब वही बताया ना, खल जो जानवर वगैरह को खिलाते हैं ना, खल, ठीक ना। तो उसके एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देना, ये था इसके अंतर्गत उद्देश्य। ये था आपका ऑयल सीड से रिलेटेड, ठीक ना। इसमें बस वही लिख लीजिएगा, 18 मिलियन टन का टारगेट था पर ईयर जो है वो हम तिलहन का उत्पादन करें। ये समझ में आ गया। एक और देख लेते हैं डेयरी से संबंधित, कुछ खास नहीं है। डेयरी वही इंडिया को जो है वो नंबर 1 बनाना था, इंडिया बन भी गया नंबर 1, ठीक ना। तो ये है आपके टेक्नोलॉजी मिशन। कालांतर में खूब सारे टेक्नोलॉजी मिशन चलाए गए, जैसे कि आप लोग पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी मिशन ऑन
पल्सेस, ऑयल सीड्स, मेज, ठीक ना, पल्सेस यानी कि दालों के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, मक्के के लिए, ठीक ना, इन सब के लिए जो है वो अलग अलग से जो है वो टेक्नोलॉजी मिशन चलाए गए। कालांतर में आपको देखने को मिला टेक्नोलॉजी मिशन ऑन जूट, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन, कपास पर तकनीकी मिशन, जूट पर तकनीकी मिशन, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कोकोनट, नारियल पर तकनीकी मिशन, इस तरह के कुछ अलग अलग मिशन चलाए गए जिनका उद्देश्य वही था। टेक्नोलॉजी मिशन, एक बात लाइन में बस दिमाग में बैठा लीजिए, उद्देश्य क्या है, इनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, ठीक ना, इनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, इनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल बनाना, लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, यही सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते थे। धीरे धीरे जैसे जब राजीव गांधी की सरकार चली गई, ठीक ना, राजीव गांधी जी की सरकार चली गई जब, ठीक ना, उनका तो एसेसिनेशन ही हो गया था, तो फिर धीरे धीरे जो है वो जो नई सरकारें आई उन्होंने इस तरह के मिशन जरूर चलाए, लेकिन ये तो टर्म जो नाम के ऊपर जो ये लिखा रहता था ना टेक्नोलॉजी मिशन, वो अभी इस नाम से नहीं चलने लग गए, ठीक ना। जैसे कि यदि हम सोचें तो अभी हमने पढ़ा था ना पशुपालन की अर्थव्यवस्था में कि 2014 में नेशनल मिशन ऑन लाइवस्टॉक चलाया गया, राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो है वो चलाया गया, तो एक तरह का तो वो भी टेक्नोलॉजी मिशन ही है ना, उसमें भी एक पर्टिकुलर टारगेट है, ठीक ना, एक लक्ष्य है, उस पूरे टारगेट को, उस पूरे प्रोग्रेस को जो है वो ट्रैक किया जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी मिशन नाम से बाद में जो है वो बहुत सारी मिशन नहीं चलाए गए। तो अगर आप देखना चाहें तो इसके बेसिस पर आप समझ सकते हैं यही है टेक्नोलॉजी मिशन, ठीक ना। बहुत ज्यादा अंदर डेप्थ में घुस के समझने की आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटी ऊपर ऊपर समझे रहिएगा। एक एक तकनीकी मिशन 100-100 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, तो कितना अंदर घुस के पढ़िएगा। आपको मुश्किल से 10 नंबर का एक क्वेश्चन लिखना है, वो भी अलग से सेग्रीगेट करके तो आएगा नहीं, आपसे सिंपली यही पूछेगा तकनीकी मिशन क्या है, और फिर तब उसके बारे में पूछेगा। तो इतने से आप आराम से जो है उन आंसर्स को लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई? तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं अपने एग्रीकल्चर टॉपिक को, ठीक ना। इसी के साथ हमारे एग्रीकल्चर टॉपिक का जो है वो क्या होता है, समापन होता है। सैम पित्रोदा याद रखिएगा, राजीव गांधी याद रखिएगा। एक और चीज इसमें याद रख लीजिए कि इट वाज एन ऑफशूट ऑफ 7th 5-year प्लान, 5-year प्लान। भारत में जो तकनीकी मिशन चलाए गए थे ना, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के ऑफशूट थे। ऑफशूट का क्या मतलब होता है कि उसके पैरेलल चलाए गए थे। पंचवर्षीय योजनाएं चल रही है उनके पैरेलल, ठीक ना। 5 क्षेत्र याद रखिएगा, पीटी में क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? सबसे पहला हो गया टेलीकम्युनिकेशन, दूसरा हो गया इम्यूनाइजेशन, तीसरा हो गया ड्रिंकिंग वाटर, चौथा हो गया एजुकेशन और पांचवा हो गया ऑयल सीड्स। 5 क्षेत्र कौन कौन से? दूरसंचार, पेयजल, शिक्षा, तिलहन और टीकाकरण। ये 5 क्षेत्र हैं जिनके संदर्भ में तकनीकी मिशन चलाए गए थे। बाद में एक और जुड़ा, कौन सा? दुग्ध, ठीक है। तो ये है हमारा तकनीकी मिशन से संबंधित पूरा कच्चा चिट्ठा। यहां तक क्लियर है? तो जब यहां तक क्लियर है तो हम अब आगे बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक पर, विच इज व्हाट? विच इज यूनियन बजट। दो 2023-24 यूनियन बजट 2023-24, केंद्रीय बजट इसको आप लिख सकते हैं, केंद्रीय बजट 2000 बजट 2023-24। सबसे पहली बात तो आखिर बजट है क्या? बजट का सिंपल सा क्या मतलब होता है? बजट का सिंपल सा मतलब होता है कि आप आगे के अपने खर्चों और आमदनी का जो लेखा जोखा तैयार करते हैं, दैट इज नोन एज बजट। आम बोलचाल की भाषा में समझे तो जैसे मान के चलिए कि मैं अगले महीने, जैसे कि अभी मई आ गया, ठीक ना, तो मई के स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, मैं लेखा जोखा तैयार करूंगा कि मई में मेरे पास कितना पैसा आ सकता है और मेरे क्या क्या खर्चे हैं। तो ये जो मैं लेखा जोखा तैयार करूंगा ना, दैट विल बी नोन एज माई बजट। इसको हम क्या कहेंगे कि ये मेरा एक महीने का बजट है। बात समझ में आ रहा? ठीक ऐसे ही अलग अलग देश क्या करते हैं कि एक वर्ष, आगामी वर्ष का बजट की जब भी हम बात कर रहे हैं, आप यहां देख रहे होंगे मैंने ईयर क्या लिखा है, 2023-24, यानी कि 1 अप्रैल से 2023-24 स्टार्ट हो रहा है और वो 31 मार्च 2024 तक रहेगा। यानी कि आगामी वर्ष का, हमेशा याद रखिएगा बजट इज ऑलवेज फॉर द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर।
ठीक ना, हमेशा बजट जो होता है वो आगामी वर्ष के लिए जारी होता है। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 2023-24 के लिए कितनी आमदनी होने वाली है सरकार की और सरकार के कौन कौन से खर्च हैं, इसका जो लेखा जोखा होता है दैट इज नोन एज यूनियन बजट। यहां तक बात समझ में आई? बजट कहते किसको हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल, भारत का संविधान अंडर आर्टिकल 112, संविधान में अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, यह टर्म मिलता है, वित्तीय विवरण। ठीक ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये टर्म मेंशन किया गया है। क्या कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 112 में कि देश के राष्ट्रपति को बजट प्रस्तुत करवाना होगा। राष्ट्रपति को जिम्मेदारी दी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा, पीटी में ये भी फंसा सकता है। ठीक ना, ठीक ना, पॉलिटी पढ़ाया जाएगा तब आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि नॉमिनल हेड जो होता है वो देश का जो प्रमुख होता है, जो नामित प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है ना। तो सारे डिसीजन जो होते हैं वो राष्ट्रपति के अनुरूप लिए जाते हैं। ये दूसरी बात है क्या कि रियल हेड जो होता है या वास्तविक प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक ना, तो भारत में वो पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो है ही ऐसी। ठीक, लेकिन हाँ, अनुच्छेद 112 क्लियरली क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रति वर्ष पूरे देश के खर्चों के लिए या सरकार के खर्चों के लिए क्या करेगी? एक राष्ट्रीय वित्तीय विवरण जो है वो प्रस्तुत करवाएगी। ठीक ना, ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। यानी कि एक लाइन को दिमाग में बैठा लीजिए कि पूरे संविधान में कहीं भी बजट टर्म मेंशन नहीं है। ठीक ना, यदि पीटी में सीधे आपसे ये स्टेटमेंट के रूप में लिखे कि द टर्म बजट हैज बीन मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, गलत है। बजट जो है वो पूरे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। आम बोलचाल की भाषा में बोल दिया जाता है बजट। सही टर्म क्या है जो संविधान में मेंशन है? वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक ना, किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है राष्ट्रपति की कि वो प्रस्तुत करवाएगा, लेकिन बट ऑब्वियस है कि राष्ट्रपति के बिहाफ पर कौन प्रस्तुत करता है? संसद के समक्ष भारत के वित्त मंत्री द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में कौन है? माननीय निर्मला सीतारमण जी। मैं देखिए आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा, यहां देखिए, क्या दिख रहा? द प्रेसिडेंट दिख रहा, शैल इन रिस्पेक्ट टू एवरी फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति क्या करवाएगा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करवाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय विवरण, इसी को कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिंदी में इसी को राष्ट्रीय वित्तीय विवरण या वार्षिक वित्तीय विवरण इसी को कहते हैं। ठीक ना, तो ये जारी करवाएगा। संविधान में यही टर्म मेंशन किया गया है बजट के लिए, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बजट कहीं भी मेंशन नहीं है संविधान में। यहां तक बात समझ में आई? तो इसी संवैधानिक प्रावधान के कारण क्या होता है कि हर बार क्या होता है? प्रत्येक वर्ष में 1 फरवरी को, 1 फरवरी, ये डेट भी याद रख लीजिएगा, 1 फरवरी को ही बजट प्रस्तुत किया जाता है। इससे जस्ट एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को पिछले साल का, टर्म पर ध्यान दीजिए, पिछले वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, जो हम लोग आपको इतने दिन से दिखा रहे हैं, जो बार बार आपको दिखाता हूं मैं, जिसके बेसिस पर हम लोग डेटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण पिछले साल का होता है और अगले ही दिन 1 फरवरी को क्या किया जाता है? अगले साल के खर्चों के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है। ये बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? पहले आपको बताऊं कन्वेंशन क्या था कि 1 फरवरी को प्रस्तुत नहीं किया जाता था, ये अंतिम दिन यानी कि 28 या 29 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था। द ईयर वाज 2017, साल 2017 में इसमें बदलाव किया गया। साल 2017 में इसमें बदलाव किया गया। एक्चुअली होता क्या था कि जब इसे 28 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था ना, तो बजट पर चर्चा होने में और पूरा बात विवाद क्या बोलते हैं वो जो डिस्कशन वगैरह करके
इसको पूरी तरह से लागू होने तक जो है ना वो क्या हो जाता था, अप्रैल एंड आ जाता था या मई आ जाता था, मई आ जाता था। अब जरा आप खुद सोच के देखिए, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो जा रहा है, वो तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन बजट पर चर्चा करते करते मई आ जाता था। तो इसके कारण क्या होता था कि सरकार को बजट के साथ साथ एक अन्य डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना पड़ता था, जिसे क्या कहते थे, लेखानुदान। लेखानुदान जारी करना होता था। क्या कि इस बजट पर झगड़ा करते रहना, बहस करते रहना, ऐसा करो कि इस लेखानुदान को तुरंत पास कर दो। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा तो सैलरीज वगैरह तो देनी पड़ेगी ना। अरे सारी गवर्नमेंट की कार्यवाही गतिविधियां जो है वो तो चलने लग जाएंगी 1 तारीख से ही। ठीक, तो इसीलिए लेखानुदान साथ में प्रस्तुत किया जाता था और इसको अलग से पास करवाना होता था। यहां तक बात समझ में आई? तो फिर सरकार ने ये सोचा, सरकार, नीति आयोग, सबने मिलकर ये सोचा कि एक बात बताओ, 1 अप्रैल से ना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा करते हैं कि लेखानुदान का चक्कर ही खत्म करो, चक्कर ही खत्म करो। ये जो 28 फरवरी को जारी होता है, इसको 1 फरवरी को करवा दो, ताकि क्या हो जाए, 2 महीना पूरा टाइम मिल जाए। यानी कि 1 अप्रैल से पहले पहले जितना वाद विवाद करना है वो सब वाद विवाद करके क्या करो, बजट को फाइनल कर दो, ताकि 1 अप्रैल से जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो उससे पहले जो है वो बजट पास हो चुका हो। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक बात समझ में आ रही? तो ये चेंज किया गया है, वर्तमान में 1 फरवरी को ही प्रस्तुत होता है। ये भी क्लियर हो गया? ठीक, 2017 में ही ये चेंज लाया गया है। ठीक, 2017 में एक और चेंज लाया गया था, ये भी महत्वपूर्ण चेंज था। क्या था कि रेल बजट को आम बजट के साथ क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज कर दिया गया था। में मिला दिया गया था। एक्चुअली द ईयर वाज 1924, 1924 में एकवर्थ कमेटी बनाई गई थी। 1920 में एकवर्थ कमेटी बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कि वो इस बारे में विचार करे क्या कि रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत किया जाए या नहीं। इसी एकवर्थ कमेटी ने अपनी सिफारिश दी थी और क्या बोला था कि रेल बजट, चूंकि उस टाइम अंग्रेजों के जमाने में, उस टाइम क्या था, रेल बजट जो है वो आम बजट से ज्यादा बड़ा हुआ करता था, तो इसीलिए इस कमेटी ने सुझाव क्या दिया था कि रेल बजट को अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक ना? लेकिन वर्तमान में जो है वो रेल बजट आम बजट का बहुत छोटा सा हिस्सा रह गया है, तो इसी कारण क्या किया गया, रेल बजट को अलग से प्रस्तुत करवाने की बात को खत्म कर दिया गया और रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। ये 2 मुख्य चेंजेस थे जो 2017 में लागू किए गए थे। बाकी बजट के संदर्भ में खूब सारी बातें होती है, ठीक ना। पहले जो है वो बही खाता के रूप में प्रेजेंट होता था, फिर वो टैबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होने लगा, तो अलग अलग उस तरह के जो है वो फैक्ट्स वगैरह रहते हैं। तो ये है बजट से संबंधित हमारे पास जो है वो बेसिक जानकारी। ठीक, अब जरा समझते हैं भारत में जो बजट है, भारत में जो बजट है इसमें क्या होता है, इसमें सरकार अपने आमदनी और खर्च को तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही साथ बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा करती है। यानी कि बजट के माध्यम से पूरे साल भर सरकार की गतिविधियां क्या रहने वाली है, या सरकार का अप्रोच क्या रहने वाला है, सरकार किस तरीके से जो है वो क्या क्या कदम उठाने वाली है, इन सब चीजों के बारे में भी एक अच्छा खासा जो है वो हमें जानकारी, अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। इतना ही नहीं, इसी बजट के माध्यम से सरकार क्या करती है, कर लगाना, कर हटाना, इन सब के संदर्भ में भी जानकारी देती है, इन संदर्भ में भी घोषणाएं करती है। ठीक ना? तो इसी कारण से बजट डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने सुना होगा क्या, आपने मतलब अपने अगर खुद नहीं, आपके लाइफ में अगर आपने महसूस किया होगा तो आपने जरूर सुना होगा कि बजट के दिन क्या होता है, सब लोगों की आंखें जो है वो टीवी पर जमी रहती है। क्या कि क्या टैक्स में जो है वो छूटें मिलने वाली है, किसके टैक्स रेट में बढ़ोतरी होने वाली है। शेयर मार्केट उस दिन जो है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है, ऊपर नीचे, कुछ शेयर जो है वो बिल्कुल पिट जाते हैं, कुछ शेयर जो है वो एकदम तेजी से भागते हैं। तो बजट का इतना ज्यादा इंपैक्ट होता है पूरी अर्थव्यवस्था पर और व्यक्ति पर भी। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि बजट के माध्यम से सरकार के विजन का पता चलता है कि सरकार आखिर चाह क्या रही है। बात समझ में आया? ठीक ना? सभी आपको पता ही है कि अपने क्षेत्र में सरकार संप्रभु संस्थान है ना, तो सरकार जो चाहेगी, जैसा चाहेगी वैसा ही हो पाता है। ठीक ना? तो सरकार की नीतियां, सरकार के विचारों का एक देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। इसी कारण से बजट का प्रभाव जो है वो देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
आपको ये पता होगा या फिर मतलब नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण बजट माना जाता है 1991 का बजट। ठीक ना, किसने प्रस्तुत किया था? हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, तत्कालीन भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे। और देख रहे हैं आप, उस बजट ने ही तो भारत की दिशा दशा को जो है वो परिवर्तित किया। आज जो हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो हमारे एलपीजी रिफॉर्म मॉडल का भी रहा है। यद्यपि हमने मजबूरी में इसे स्वीकार किया था, लेकिन फिर भी इसने भारत की आर्थिक प्रगति में जो है वो बहुत योगदान किया है। ठीक ना, पढ़ेंगे जब अगला चैप्टर हम लोग इंडस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये थी बजट से संबंधित एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यहां तक बात समझ में आया? अब हम जरा देखते हैं कि इस बार के बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम बजट को ही आधार बनाते हैं, बजट को ही हम बेंचमार्क बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक ना, नहीं वो चैप्टर्स हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स। दिखाता हूँ, रुकिए एक सेकंड बस मुझे टाइम दीजिए, फिर से डाउनलोड कर लेंगे और क्या। बजट हाइलाइट्स। ये ये सारे इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स हैं, बजट ये है। खुल ही नहीं रहा, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे टाइम दीजिएगा, इसको एक बार बंद ही करूं तो फिर से खोलूं। यहीं आ जा रहा है बार बार, कोई खुल ही नहीं रहा। इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। अच्छा ये तो खुल रहा है बजट स्पीच, लेकिन वो नहीं खुल रहा। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, शायद अब खुल जाए। ये है बजट 21 डेज एगो। और किसी चीज से खोला जा सके? आ गया बजट।
और कोई ऐप नहीं है हमारे पास जिससे हम, देखिए इसको डिलीट ही करता हूँ फिर से। फिर से डाउनलोड करके देखते हैं। यही ले आ रहा है, ऐप में कुछ दिक्कत हो गया है। क्योंकि बजट के थ्रू अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। और कोई अपने पास पीडीएफ रीडर नहीं है? ये तो शेयर के ऑप्शंस दे रहा है बस। कोई नहीं, रुकिए एक सेकंड, देखते हैं कुछ और करके। खुल ही नहीं रहा। इसमें भी तो डाउनलोड्स होगा ना, डाउनलोड्स माय फाइल्स, इससे नहीं खुलेगा। हमारे पास ओपनर एक ही है पीडीएफ, वो दिक्कत कर रहा है। एक सेकेंड, इसको एक बार बंद करके देखूं मैं, अब देखता हूँ खोल के। यही नहीं खुल रहा ना, कोई नहीं, चलिए बजट से ही देखते हैं पूरा। चलिए इसी के थ्रू देखेंगे। ये है हमारा ऑफिशियल बजट, ठीक, यूनियन बजट 2023-24। ठीक है, जो काम की चीजें होंगी, बट ऑब्वियस है क्या कि ये पूरा जो है वो लगभग 70 पेजेस का है, इतना डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वही आपको बता दूंगा, वही हाइलाइट्स के रूप में यदि दिखा देता तो मुझे भी समझाना आसान होता। लेकिन कोई नहीं, आप निश्चिंत रहिए, कल जब खुलेगा तो फिर एक बार हम लोग उसमें भी जल्दी जल्दी देख लेंगे। अभी इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो ये है फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमण जी का जो है वो ऑफिशियल स्पीच है। इसमें इन्होंने बात की है क्या कि आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमने आजादी की 75वीं सालगिरह हमने मना ली है।
ठीक ना, 75वीं सालगिरह मना ली है। अब हम किस टाइम पीरियड में प्रवेश कर गए हैं? हम प्रवेश कर गए हैं अमृत काल में। क्या है अमृत काल? अमृत काल, ये पूछा जा सकता है आपसे कि अमृत काल का क्या मतलब है। अमृत काल का मतलब है कि 75th ईयर ऑफ एनिवर्सरी, आजादी की 75वीं सालगिरह से लेकर 100वें सालगिरह तक के बीच का जो टाइम पीरियड है ना, ये जो 25 साल का जो गैप है, इसी को बोला गया है अमृत काल। समझ में आया? तो क्या बोला जा रहा है कि हम, ये दिख रहा ना ब्लूप्रिंट, यानी कि ये जो बजट है ये ब्लूप्रिंट है कि इंडिया जब 100 साल का होगा, इंडिया की आजादी के जब 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब भारत कैसा होना चाहिए। ठीक ना, जिसमें जो है वो इन्होंने नारा दिया है क्या कि अब हमें काम करना है सबका साथ और सबका प्रयास, यानी कि ये जन भागीदारी पर आधारित होगा, सबका प्रयास पर आधारित होगा। ठीक ना, स्टार्टिंग में जो है वो खूब सारी मतलब अपनी मतलब जो गवर्नमेंट की बहुत सारी जो योजनाएं होती है उनके बारे में जो है बताया गया है। क्या बहुत सारे अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं सरकार के, जिस जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वैश्विक स्तरीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड है। जैसे कि बात की गई है आधार की, आधार बहुत जगहों पर यूज होता है और आधार ने क्या किया है, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को चलाने में सरकार को मदद की है। दूसरी बात की गई कोविन ऐप की, जिसके माध्यम से टीकाकरण का ड्राइव जो है वो पूरा भारत में चला। तीसरी बात यूपीआई, जिसका लोहा वास्तव में पूरा विश्व अभी मान रहा है। जितना आसान हमारे यहाँ पैसों का ट्रांसफर करने का सिस्टम है, ऐसा विश्व में कहीं भी नहीं है। तो यूपीआई की बात की गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला है क्या कि आगे वो कर रही है काम नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इन योजनाओं पर जो है वो अलग से काम करने वाली है। ठीक ना, तो इनके बारे में आगे देखेंगे। ठीक ना, अभी तो बस एक छोटा सा जो है उन्होंने ढांचा प्रस्तुत किया है। इसी में देखिए इन्होंने मेंशन किया है जो हम लोगों ने बात किया था ना कि 1 जनवरी 2023 से क्या किया गया है, सप्लाई ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स टू ऑल अंत्योदय एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, 1 साल के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो है वो पूरी तरह से मुफ्त कर दिया गया है। आप लोगों को पीडीएस के अंतर्गत मैंने समझाया था ना कि वो जो पीडीएस के तहत जो 5 केजी अनाज मिलता था और उसके अलावा जो 5 केजी अनाज हमें मिलने लग गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत कोविड-19 के दौर में, उसको क्या कर दिया गया है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, इन दोनों को एक साथ ला दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखिए G20 की प्रेसिडेंसी हमें मिली है, वसुधैव कुटुंबकम की हम अवधारणा के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। अब अचीवमेंट सिंस 2014 कि 2014 के बाद से जो है वो सरकार के क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। 2014 ही क्यों, आपको पता है पहली बार जो है मोदी सरकार पावर में आई थी ना 2014, तो 2014 के बाद से जो है इन्होंने क्या क्या मतलब भारत में क्या क्या बदलाव आए हैं उसके बारे में बात कर रही है सरकार बजट में। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको बता दूं क्या कि संसद के पटल पर जो भी कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है ना, उनको हम सही मानकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि संसदीय प्रावधानों में एक प्रिविलेज मोशन का कॉन्सेप्ट होता है, जो क्या है कि यदि कोई सदस्य सदन में खड़े होकर झूठ बोल रहा है तो क्या किया जाता है, बाकी सदस्य उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन चला सकते हैं कि इसने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है और जिसके माध्यम से उसकी सदस्यता तक रद्द हो सकती है। तो इसी कारण से जब भी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है या संसद के पटल पर प्रस्तुत होता है तो उसमें जो भी बातें मेंशन है हम उसको सही मानकर चलते हैं और हम उसको आंख बंद करके किसी भी एग्जाम में कोट कर सकते हैं। बात समझ में आया? ठीक, तो संसद में झूठ नहीं बोला जा सकता है, अगर बोला जाएगा तो क्या होगा, कोई अन्य सदस्य जो है वो प्रिविलेज मोशन चला सकता है उसके खिलाफ। ठीक ना, तो इसीलिए हम इन डॉक्यूमेंट्स को सही मान के चलते हैं। क्लियर है? तो देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है क्या कि 2014 के बाद से भारत में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पढ़ा चुका हूं मैं प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, वो 2 गुना से ज्यादा हो गया है, हैज मोर देन डबल्ड टू 1.97 लाख। यानी कि अभी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है तो आप आराम से बता सकते हैं कि बजट के अनुसार कितनी है, 1.97 लाख प्रति व्यक्ति आय। आप 2 लाख लिख सकते हैं, लगभग 2 लाख। ठीक ना, अगर 1.97 याद ना रहे तो लगभग 2 लाख जो है वो आप बता सकते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक ना, इसके अलावा बताया गया है इन 9 ईयर्स, इस 9 साल में इंडिया की इकोनॉमी का साइज जो है वो 10वें पायदान से बढ़कर जो है वो हम 5वें पायदान पर पहुंच गए हैं, लार्जेस्ट इन दिस वर्ल्ड।
ये अपने अचीवमेंट्स गिना रहे हैं। तो पहला तो हो गया कि 2 लाख के आसपास जो है वो प्रति व्यक्ति आय हो गई। दूसरी, हम 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करते थे, वहां से हम कौन से पायदान पर पहुंच गए हैं? 5वें पायदान पर पहुंच गए हैं। ठीक ना। एक चीज ध्यान रखिए, बोल हम रहे हैं, शब्द उनके। ठीक ना। तो क्लियर ना, जो पॉइंट्स हैं हम बस उनकी बात कर रहे हैं। समीक्षा दूसरी बात है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, लेकिन अमीर और अमीर हुए हैं, गरीब और गरीब। मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ऑक्सफैम रिपोर्ट पहले ही दिखा चुका हूं मैं। ठीक ना। लेकिन जो यहाँ पर पॉइंट है बस हम उनकी बात कर रहे हैं, आप जरूरत के हिसाब से इन पॉइंट्स को यूज कीजिएगा। क्लियर है। आगे देखिए, सरकार ने आगे क्या बताया है कि कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है, जिसके माध्यम से खूब सारे लोगों को जो है वो क्या किया गया है? मदद पहुंचाने की कोशिश की गई है। इनमें कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके बारे में बजट में चर्चा मिलती है, वो जरा देख लीजिए। सबसे पहला बोला जा रहा है कि अर्थव्यवस्था ज्यादा से ज्यादा क्या हुई है? संस्थागत हुई है। किस बेसिस पर गवर्नमेंट बोल रही है कि अर्थव्यवस्था जो है वो संस्थागत हुई है? गवर्नमेंट का कहना है कि ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरशिप में दुगने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 27 करोड़ लोगों का जो है वो ईपीएफओ में नामांकन हुआ है या ना, इनको जोड़ा गया है। इसके आधार पर जो है वो सरकार क्या बोल रही है कि इसका मतलब अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा संस्थागत हो रहे हैं। ठीक ना। इसके अलावा 7,400 कोर डिजिटल पेमेंट हुए हैं 126 लाख करोड़ के थ्रू यूपीआई इन 2022, जो कि अपने आप में क्या दिखा रहा है कि 2022 में क्या हुआ है? 2022 में यूपीआई के माध्यम से 2022 में यूपीआई के माध्यम से क्या है? 126 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है, जो अपने आप में क्या दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह जो है वो संस्थागत होता जा रहा है। ठीक ना। इतना ही नहीं, देखिए किन किन योजनाओं की बात की गई है। वो जो प्रमुख योजनाएं जिनकी बात की गई है सरकार ने की है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लीजिएगा। क्या बोला गया है? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ हाउस होल्ड्स को टॉयलेट दिए गए हैं। ठीक ना। 11.7 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। ठीक ना। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़, एग्जैक्ट यदि याद ना रहे आपको तो लगभग आप इसको 12 करोड़ भी लिख सकते हैं। ठीक ना। ये पॉइंट भी समझ में आया। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन। अगली जिसकी चर्चा की गई है वो क्या है? उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना क्या बोला गया है कि 9.6 करोड़ एलपीजी सिलेंडर्स जो है वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बांटे गए हैं। मोटा मोटी आप 10 करोड़ भी लिख सकते हैं आंसर में जब लिख रहे हो। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो प्रोविजन है बस हम इनकी बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियस है क्या कि इनमें बहुत सारी कमियां हैं, खूब सारी जो है वो इनकी समीक्षा, लेकिन वो किसी और पॉइंट में हम लोग देखेंगे जब समीक्षा की बात आएगी। यहाँ बस हम बजट को पढ़ रहे हैं, तो बजट में जो प्रोविजन मेंशन है बस हम उनकी बात करेंगे। मुझे भी पता है क्या कि स्वच्छ भारत मिशन में जो ये 12 करोड़ बने हैं, इनमें से कई सारे टॉयलेट्स जो हैं वो क्या बन गए हैं? भंडार गृह बने हुए हैं। कई सारे टॉयलेट्स में जो है वो बकरियों को रखा जा रहा है, ये सारी चीज मैं जानता हूँ। ठीक ना। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दे तो दिए गए हैं, भरवाने में दिक्कत वगैरह, ये सब कोई और मुद्दा है, इसके बारे में हम कहीं और चर्चा करेंगे। ठीक ना। आगे देखिए क्या बोला गया है कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन किए गए हैं 102 करोड़ लोगों को। भारत में 102 करोड़ लोगों को कोविड का टीकाकरण दिया गया है, और टोटल कितना कोविड वैक्सीन दिया गया है? 220 करोड़। ठीक, ये भी अपने आप में जो है वो एक महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण योगदान। इसी कारण से जो है आपने देखा होगा कि भारत में जो है वो कोविड पर एक नियंत्रण लगाया जा सका, इतना तेज जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव भारत में हुआ। ठीक ना। इसकी भी अपनी आलोचनाएं है, आलोचना के बारे में अभी नहीं सोचना है, अभी बस हमें बजट के प्रोविजन को देखना है। ठीक ना। आलोचनाओं के बारे में कहीं और देखेंगे। ठीक, आगे देखिए क्या बोला गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। ठीक ना। 47 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत, ये भी सरकार बता रही है। अगला देखिए, 2 इंश्योरेंस योजना चलती है भारत में। एक तो थी कौन सी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और दूसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 2 योजना है। पहला जो है वो एक्सीडेंटल वगैरह पर जो है वो इंश्योरेंस देती है लगभग 2 लाख तक का, और दूसरा है जीवन ज्योति बीमा योजना। बहुत कम प्रीमियम है, लगभग 12 रुपए 13 रुपए के आसपास सालाना ऐसे है प्रीमियम। जाके देखिएगा इसके बारे में गवर्नमेंट का क्या कहना है। इन दोनों योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है भारत में? 44.6 करोड़।
इतने लाभार्थियों को इन योजनाओं का फायदा मिल रहा है। अगला क्या है, इसके बारे में तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ किसानों को 11.4 लाख करोड़ 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ जो है वो पैसा ट्रांसफर किया गया है। ये दिख रहा अमृतकाल, दिख रहा ना, ये वही अमृतकाल है जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, इसके लिए विजन क्या है? देखिए, इस अमृतकाल के लिए गवर्नमेंट ने विजन जो तैयार किया है, विजन कि अमृतकाल में विकास कैसे होगा, इसके विजन को सरकार ने 3 पायदान में बांटा है। पहला तो क्या है कि फैसिलिटेटिंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन, यानी कि नागरिकों के लिए खूब सारे अवसर उत्पन्न करने हैं। पहला क्या है विजन कि नागरिकों के लिए अवसर उत्पन्न करना है कि वो विकास कर सकें, वो विकास में भागीदारी निभा सकें। तो ये पहला है, स्पेशली फॉर यूथ, विशेषकर किनके लिए? युवाओं के लिए, टू फुलफिल देयर एस्पिरेशंस, ताकि वो अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। ये पहला विजन है सरकार का। दूसरा विजन जो सेकंड है वो क्या है? प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग इम्पेटस फॉर ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, यानी कि भारत में रोजगार उत्पन्न करने की दिशा में क्या करना है? रोजगार उत्पन्न करने की दिशा में काम करना है, खूब सारा जो है वो समर्थन प्रदान करना है ताकि रोजगार उत्पन्न हो सके। तीसरा क्या था गवर्नमेंट का? तीसरा विजन है स्ट्रेंथनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि बृहत आर्थिक, माइक्रो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी, पहले दूसरे दिन की क्लासेस याद कीजिए जब हमने स्टार्ट किया था, उस टाइम बताया था मैक्रो इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में स्टेबिलिटी, यानी कि देश के बैंकिंग तंत्र में स्टेबिलिटी हो, देश में जो है सरकार के खर्च जो घाटे वगैरह हो रहे हैं वो सब नियंत्रण में रहे, तो ये स्टेबिलिटी इंश्योर करना। ये 3 विजन है अमृतकाल के। तो सिंपली आपसे जो है वो पीटी में ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द विजन ऑफ गवर्नमेंट इन ड्यूरिंग अमृतकाल, कि इनमें से कौन सा जो है वो भारत सरकार का अमृतकाल के संदर्भ में विजन है। 3-4 स्टेटमेंट रहेगा, इनमें से कौन कौन से हैं, फिर ऑप्शन के रूप में 1 2 1 2 3 इस तरह से क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। पता होना चाहिए पहला क्या? अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन, स्पेशली फॉर यूथ, युवाओं के लिए। दूसरा क्या है? रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना। और तीसरा क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित स्थायित्व को इंश्योर करना। ठीक ना, ये बात समझ में आई? ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या करने वाले हैं गवर्नमेंट क्या क्या करना चाह रही है। सबसे पहला गवर्नमेंट ने कहा है कि हम महिलाओं का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करेंगे, महिलाओं का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करेंगे, जिसमें क्या बोला गया है? दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके अंतर्गत क्या करना है? पैसा मोबिलाइज करना है किनके लिए? 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है? हमें यह भी पता चलता है कि भारत में 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे हैं जो महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, ग्रामीण महिलाओं द्वारा। इनको क्या करना है? फंड मोबिलाइज करना है ताकि ये क्या हो सके, ये बाद में देख रहे हैं, इनको जो है वो प्रोफेशनली कैसे मैनेज करना है ये सिखाया जा सके, इनके पास रॉ मटेरियल का सप्लाई हो सके, इनको डिजाइन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग। याद आ रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ना, यही चुनौतियां हैं कि बढ़िया अचार तो बना लेती हैं लेकिन उनको ये सब चीज थोड़ी आता है कि कैसे प्रोफेशनली मैनेज करना है, कैसे क्वालिटी, कैसे डिजाइन प्रिपेयर करना है, कैसे क्वालिटी एश्योरेंस करना है, कैसे ब्रांडिंग करना है, कैसे मार्केटिंग करना है। तो इस दिशा में जो है वो सरकार क्या बोल रही है कि हम इन चीजों के लिए हेल्प प्रदान करेंगे ताकि क्या हो सके कि ये स्टार्टअप्स और बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स के रूप में जो है वो डेवलप हो सके। यानी कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना वो बड़े बड़े यूनिकॉर्न बन सके। यूनिकॉर्न बताऊंगा आगे जब हम लोग कैपिटल मार्केट पढ़ रहे होंगे ना तो उस टाइम यूनिकॉर्न बताऊंगा। यूनिकॉर्न कौन होते हैं? जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो $1 बिलियन हो जाए। ठीक, तो उस टाइम बताऊंगा। यानी कि इनको मदद करने की दिशा में क्या किया जा रहा है? एक इनको आर्थिक मदद देने की बात की जा रही है। तो महिलाओं की दिशा में ये पहला कदम है। अगला कदम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, देख लीजिएगा क्या है? पीएम विकास। सीधे यही पूछ देगा आपसे कि पीएम विकास मेंशन्ड इन बजट, पीएम विकास जिसकी चर्चा बजट में मिलती है वो किससे संदर्भित, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए
ऑप्शन ए कि गरीबों का विकास करना, ऑप्शन बी क्या है, महिलाओं का विकास करना, ऑप्शन सी कारीगरों का विकास करना, ऑप्शन डी क्या है कि युवाओं का विकास करना। अब विकास से तो विकास ही हो गया, बस बात समझ में आ रहा ना। तो ऐसे कंफ्यूजन होता है। इस विकास का फुल फॉर्म है क्या है, विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक ना, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। यानी कि ये किसके संदर्भ में है, ये है आर्टिशंस, यानी कि हस्तशिल्प वगैरह से संबंधित जो है ना कारीगर, उनके विकास की बात है यहाँ। अगर आपने ये बजट में नहीं सुन रखा होता ना, मैं गारंटी देता हूं अगर एग्जाम में आपसे यही बस सिंपल क्वेश्चन कि पीएम विकास किससे संबंधित है, आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि यहाँ विकास का मतलब क्या है। बात समझ में आ रहा है। और जाके एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, यूपीएससी या यूपीपीसीएस वगैरह इसी तरह के क्वेश्चंस पूछती है कि पीएम विकास किसके संदर्भ में है। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आर्टिशन या क्राफ्टमैन से संबंधित है, हस्तशिल्प से संबंधित जो अलग अलग कारीगर हैं उनसे संबंधित है, ठीक ना। ये देखिए, आपको पता है ना भारत में विश्वकर्मा हमारे एक देव माने गए हैं, विश्वकर्मा जिनको माना जाता है क्या कि जितने भी क्राफ्ट वगैरह हैं, जितने भी डिजाइन वगैरह हैं, इन सब के निर्माता यही है, ठीक ना। तो इसीलिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान, आप इससे भी लिंक कर सकते हैं कि विश्वकर्मा का मतलब क्या हो गया, आर्टिशन यानी कि क्राफ्टमैन, ठीक ना। इनको क्या किया जाएगा, इनको मदद दी जाएगी, इनको मदद दी जाएगी, इनको एमएसएमई वैल्यू चेन से जोड़ा जाएगा, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइज इन सब से जोड़ा जाएगा, ठीक ना। स्पेशली इसके अंतर्गत भी किनको अलग से जो है वो बेनिफिट देने की बात की जा रही है, यही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, विमेन और पीपल बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शंस, इनको जो है वो जोड़ा जाएगा, इनको जो है वो अलग से मदद देने की बात की जा रही है, ठीक ना। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि किस दिशा में काम किया जा रहा है। अगला देखिए, अगला है टूरिज्म। टूरिज्म का मतलब है पर्यटन, पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में जो है वो व्यापक संभावनाएं हैं, ठीक ना। भारत में देश में भी, डोमेस्टिक भी और साथ ही साथ फॉरेन टूरिज्म के संदर्भ में भी व्यापक संभावनाएं देखने को मिलती है। फॉरेन टूरिज्म और डोमेस्टिक, इसमें क्या है बोला जा रहा है कि ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स है और एंटरप्रेन्योरशिप फॉर यूथ, यानी कि युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने की बात की जा रही है, टूरिज्म, ठीक ना। टूरिज्म को बढ़ावा देने देकर इसकी दिशा में क्या किया जाएगा, ये देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से क्या है प्रमोशन किया जाएगा टूरिज्म का, ठीक ना। मिशन मोड, बहुत सारी योजनाएं चला जा रही है, देखो अपना देश, अलग अलग क्षेत्रों को जोड़कर जो है वो बनाया जा रहा है ना, बुद्धा सर्किट, रामायण सर्किट, ठीक ना, जैन सर्किट, इस तरह के जो है वो अलग अलग डोमेस्टिक टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। सिंपल सी बात है, टूरिज्म बढ़ेगा तो उस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। टूरिस्ट जा रहे हैं तो वहां छोटे छोटे दुकान वगैरह लगेंगे, गाइड वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक ना, रहने के लिए जो है वहां पर घर वगैरह या फिर मान के चलिए फ्लैट वगैरह का निर्माण होगा, तो रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न होंगी। सरकार इसी दिशा में काम करने की बात कर रही है इस बजट में, ठीक ना। तो टूरिज्म सेक्टर। अगला देखिए ग्रीन ग्रोथ, यानी कि हरित ग्रोथ को बढ़ावा देना है। तो ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फार्मिंग, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन इक्विपमेंट, इन सब की दिशा में बात किया जा रहा है। यहाँ ग्रीन का मतलब क्या है, यहाँ ग्रीन का सिंपल सा मतलब है कि ये सारे विकास ऐसे करने हैं जो पर्यावरण को प्रभावित ना करें। आपको पता होगा कि भारत सरकार ने या फिर हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी, इन्होंने COP27 में ग्लासगो में जाकर क्या बोल दिया है, इन्होंने पंचामृत दिया है विश्व को, जिसमें इन्होंने क्या किया है, प्लेज किया है, इन्होंने मतलब वो आश्वासन दिया है कि 2070 तक भारत नेट जीरो एमिशन वाला देश बन जाएगा। 2070 का टारगेट बना दिया है। तो सिंपल सी बात है, हमें ग्रीन ग्रोथ की तरफ बढ़ना होगा, यानी कि अब हमें ऐसे विकास करना होगा जिसमें हम पर्यावरण में प्रदूषण कम करें, हम पर्यावरण को जो है वो क्षति कम पहुंचाएं। तो इसी दिशा में देख रहे हैं ना, ग्रीन फ्यूल, ठीक ना, ग्रीन एनर्जी, हम रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी जनरेट करेंगे, ग्रीन फार्मिंग, हम ऐसी खेती करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण या फिर गैस वगैरह का एमिशन ना हो, क्लाइमेट में जो है वो प्रभाव ना पड़े, रासायनिक उर्वरकों वगैरह का प्रयोग कम करेंगे। तो ये है ग्रीन फार्मिंग। ग्रीन मोबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह का प्रयोग करना, या फिर जो है वो हम इस तरह के ईंधनों का प्रयोग करेंगे जो कम क्या बोलते हैं, क्या करें, उत्सर्जन करें। आगे क्या है, ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग का ये मतलब नहीं है, अभी आ रहा था ना सोशल मीडिया पर, वो चल रहा था कि बिहार में किसी ने क्या किया है, घर को हरा पेंट कर दिया है और बोल रहा है ग्रीन बिल्डिंग, वो ग्रीन बिल्डिंग नहीं।
ग्रीन बिल्डिंग का मतलब है कि ऐसा बिल्डिंग जिसमें जो है वो ऊर्जा की खपत कम हो, ठीक ना, दिन में जो है वो सौर ऊर्जा या सूर्य के प्रकाश का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो, इष्टतम प्रयोग हो, दैट इज नोन एज ग्रीन बिल्डिंग, ठीक ना। तो ये भी जो है वो सरकार का 4 प्रमुख कदमों में से एक है। अब आते हैं प्रायोरिटीज ऑफ दिस बजट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे से यदि पूछा जाए ना, मेरे को यदि बोला जाए कि बजट से एक क्वेश्चन बनाओ, तो मतलब पूरे बजट में से मुझे अगर बोला जाए कि तुम एक क्वेश्चन बनाओ, तो मैं क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनाऊंगा, प्रायोरिटीज ऑफ बजट, ठीक ना। प्रायोरिटीज ऑफ बजट क्या है? प्रायोरिटी यानी कि बजट की क्या प्राथमिकताएं हैं। इस बार के बजट में क्या किया गया है? सप्तऋषि की घोषणा की गई है। सप्तऋषि, सप्तऋषि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे ये पूछा जा सकता है कि सप्तऋषि है क्या, ठीक ना। सप्तऋषि कौन है? सप्तऋषि है कश्यपो अत्रि भरद्वाज विश्वामित्रो अथ गौतम जमदग्नि वशिष्ठश्च सप्तेतै ऋषयः स्मृता, ठीक ना। ये 7 सप्तऋषि हुए हैं। हमारे एंशिएंट माइथोलॉजी में, हमारी मान्यताओं में ये माना जाता है कि 7 सप्तऋषि हुए थे जिन्होंने प्रलय के बाद जो है वो सृष्टि में धर्म की स्थापना की दिशा में काम किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे बजट में भी सप्तऋषि की घोषणा की गई है। दिख रहा है सप्तऋषि, इन्हीं सप्तऋषि की घोषणा की गई है, ठीक ना। ये सप्तऋषि कौन कौन से हैं हमारे जो बजट में है? सबसे पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास। बता चुका हूं मैं समावेशी विकास क्या होता है। तो पहले सप्तऋषि का नाम है समावेशी विकास, ठीक है। दूसरे सप्तऋषि का नाम है रीचिंग द लास्ट माइल यानी कि अंतिम छोर तक पहुंच, अंतिम छोर तक पहुंच, अंतिम छोर तक पहुंच, ठीक। तीसरे सप्तऋषि का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि अवसंरचना एवं निवेश। तीसरे सप्तऋषि कौन है? अवसंरचना एवं निवेश। चौथे सप्तऋषि का क्या नाम है? अनलिशिंग द पोटेंशियल यानी कि क्षमता को बढ़ाना, अनलिश करना, ठीक ना। ये है हमारे 4 ऋषि। इसके बाद देखते हैं 5वें ऋषि कौन है? 5वें ऋषि है हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ, हरित विकास। छठे ऋषि का क्या नाम है? यूथ पावर यानी कि युवा शक्ति। और 7वें ऋषि का नाम है वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर। ये है हमारे 7 ऋषि। बिल्कुल सरप्राइज नहीं होइएगा, इस बार आप एग्जाम में जा रहे हैं, सेट नंबर सी क्वेश्चन नंबर 46, which of the following is a सप्तऋषि mentioned in budget 2023-24, कि इनमें से कौन सा जो है वो बजट 2023-24 के सप्तऋषि में वर्णित है। तो आपको याद होना चाहिए ये सातों, एकदम जबान पर याद कर लीजिए, ठीक ना। पीटी मेंस हर जगह यूज आएगा। आप मेंस में कोई भी आंसर लिख रहे होंगे ग्रीन या फिर एनवायरमेंट से संबंधित, आप आराम से लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि सरकार ने सप्तऋषि के माध्यम से ग्रीन ग्रोथ या फिर हरित विकास के माध्यम से इस दिशा में कदम उठाने की घोषणा की है। दिख रहा है, ये पॉइंट रामबाण है, मेंस के आंसर हो चाहे पीटी हो, हर जगह पूछे जाएंगे। तो आप मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए, सातों आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास। दूसरा है क्या है? दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यानी कि अवसंरचना एवं निवेश। तीसरा क्या है? रीचिंग द लास्ट माइल, अंतिम छोर तक पहुंच। चौथा है अनलिशिंग द पोटेंशियल यानी कि क्षमताओं को बढ़ावा देना। पांचवा क्या है? पांचवा है ग्रीन ग्रोथ, हरित विकास। छठा है यूथ पावर यानी कि युवा शक्ति। और सातवां क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि वित्तीय क्षेत्र। ये सातों आपको याद होने चाहिए, पीटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां तक बात समझ? सीक्वेंस वाइज चाहे नहीं भी याद रखिए, लेकिन ये सातों आपको याद होने चाहिए। वो क्या करेगा, इनमें से 3-4 दे देगा और 1-2 अपने तरफ से दे सकता है, और आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन से थे उसमें मेंशन। सीक्वेंस में चाहे नहीं भी याद हो, 7 याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये था आपके सप्तऋषि। अब देखिए इन्हीं प्रायोरिटीज में से पहली प्रायोरिटी के बारे में अब हम चर्चा स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि सबका विकास, ठीक ना। समावेशी विकास स्थापित करने की दिशा में क्या कदम उठाया जा रहा है, ठीक ना।
तो समावेशी विकास आप लोगों को बता रखा है मैंने। समावेशी विकास की संकल्पना क्या है कि विकास की मुख्य धारा में सबको जोड़ना, केवल विकास का लाभ ही सबको ना मिले, उनको विकास में भागीदार बनाना, ठीक ना। याद कीजिए स्टार्टिंग वाली क्लास जब ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर बता रहा था और उसके बाद मैंने बताया था ना समावेशी विकास और सतत धारणीय विकास, उस टाइम बताया था इंक्लूसिव डेवलपमेंट समावेशी विकास का क्या मतलब है, सबका विकास और सभी पक्षों में विकास। उस टाइम बताया था मैंने समावेशी विकास का मतलब है सबका विकास और सभी पक्षों में विकास। सबका विकास का मतलब क्या है कि विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो क्या है वृद्ध हो, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो और विकास का लाभ भी सबको मिले, ठीक ना। और विकास का मतलब केवल ये ना हो कि केवल आर्थिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास भी हो, राजनीतिक विकास भी हो, तब हम बोलेंगे डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट की सभी पक्षों में विकास हो रहा है, ठीक ना। सरकार ने क्या नारा दिया है इसी के अंतर्गत सरकार ने नारा दिया है कि हम वंचितों को वरीयता दें, वंचितों को वरीयता, यानी कि जो विकास की मुख्य धारा में पीछे छूट गए हैं उनको वरीयता देने की बात की जा रही है। ये है सरकार का कदम, ठीक ना। इसी कारण से देख रहे हैं ना, देयर हैज आल्सो बीन अ सस्टेन्ड फोकस ऑन JNK, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक ना। इन क्षेत्रों में क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो विकास की मुख्य धारा में थोड़े से पिछड़ गए हैं, तो इनको वरीयता देने की बात की जा रही है इस बात के बजट में कि इनको हम वरीयता देंगे ताकि ये भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके। यहां तक बात समझ में आया। इसी इंक्लूसिव डेवलपमेंट में पहला जो पक्ष है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है, कृषि, एग्रीकल्चर के संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के संदर्भ में देखिए पहला जो पॉइंट है वो क्या बोला गया है, इतने दिन से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना कल, क्या कि गवर्नमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात कर रही है, टेक्नोलॉजी, ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स, कल की क्लास में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, देख लीजिए। पहला ही एग्रीकल्चर में पहला ही प्रोविजन क्या बोल रहा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि किसानों की मदद के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट को क्या किया जा सके, फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं, किसानों को जो है वो समाधान दिए जाएंगे उनकी समस्याओं को, उनको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि क्रॉप का प्लानिंग कैसे करो, कौन सी फसलें लगाओ, ठीक ना, उनके हेल्थ का कैसे ध्यान रखो, इंप्रूव्ड एक्सेस टू फार्म इनपुट, कि उनको आगत कि कहां जो है वो कौन सा यूरिया यूज करो, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करो, कौन सा उर्वरक यूज करो, कौन से कीटनाशक यूज करो, इन संदर्भ में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, क्रेडिट कहां से तुम जो है वो लोन लो, इंश्योरेंस कैसे करवाओ, क्रॉप एस्टिमेशन, मार्केट कहां बाजार में बेचो तो ठीक ठाक कीमतें मिलेंगी, कैसे जो है वो एग्रीटेक इंडस्ट्री का जो है वो डेवलपमेंट होगा, इस पूरी दिशा में काम करने के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात की जा रही है। दिख रहा है, कल की क्लास में मैंने बोला था ना कि क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बार के बजट में दिख रहा है, फार्मर की दिशा में पहला ही पॉइंट है। अब समझ में आया क्यों कल की क्लास में मैं बोल रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आने की संभावना है, ये था कारण। बात समझ में आया, पहला पॉइंट क्लियर है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, अगला पॉइंट देखिए इसी के संदर्भ में, ये भी उसी से संबंधित है, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। क्या है एग्री एक्सेलरेटर फंड, ये देखिए एग्री एक्सेलरेटर फंड सेटअप किया जाएगा ताकि एग्रीकल्चर से संबंधित स्टार्टअप्स, जो यंग इंटरप्रेन्योर्स है ना, जो रूरल एरिया में, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर की दिशा में नए नए तकनीकों का विकास करना चाह रहे हैं, इनको मदद प्रदान करने के लिए एक फंड बनाया जाएगा, एक फंड बनाया जाएगा और इस फंड के माध्यम से इनको क्रेडिट देना, इनको जो है वो अफोर्डेबल सॉल्यूशन प्रदान करना, ताकि ये क्या कर सके, रिसर्च कर सके और रिसर्च करके ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके जिसका एग्रीकल्चर या कृषि में प्रयोग हो सके। एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड, एक्सेलरेट का क्या मतलब होता है, त्वरण, त्वरित करना, तो एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड बनाने की बात की गई है इस बार के बजट में। यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉटन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात की गई है, लार्ज एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, कॉटन जो होते हैं ना, कॉटन
कॉटन के तंतु के साइज के आधार पर उनको हम अलग अलग में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं शॉर्ट स्टेपल कॉटन, एक को कहते हैं मीडियम स्टेपल कॉटन, और एक को कहते हैं हम लार्ज स्टेपल कॉटन। ठीक ना। जनरली लार्ज स्टेपल कॉटन जो होते हैं वो अमेरिकन कॉटन्स में पाया जाता है, उनको आम बोलचाल की भाषा में नरमा भी कहते हैं। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना। इसके लिए क्या करेंगे? वो पीपीपी मॉडल पर रिसर्च वगैरह करेंगे, इस तरह की बीजों का निर्माण करेंगे, किसानों को इस संदर्भ में जो है वो जागरूक करेंगे, ताकि क्या हो सके, भारत में एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है वो डेवलप हो सके। जितना लॉन्ग स्टेपल कॉटन होता है ना, टूटता कम है, तो उससे बने हुए फैब्रिक या कपड़ों की जो है वो क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक ना। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है? एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाह रही है भारत में। ये पॉइंट भी समझ में आया? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये है इंपॉर्टेंट, आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है? बागवानी। आत्मनिर्भर बागवानी से संबंधित क्लीन प्लांट प्रोग्राम। क्या है क्लीन प्लांट प्रोग्राम? इसका उद्देश्य है डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल को तैयार करना, यानी कि बागवानी के ऐसे ऐसे बीज, ऐसे ऐसे वो जो नहीं होते हैं छोटे छोटे नर्सरी में जो पौध होते हैं, उनको तैयार करना जो डिजीज फ्री हो, जिनमें बीमारी वगैरह ना हो, अच्छी गुणवत्ता वाले हो, ऐसे प्लांटिंग मटेरियल तैयार करना। यानी कि क्वेश्चन के रूप में सिंपली यही पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम ये किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखिएगा, प्लांटिंग मटेरियल से संबंधित है, बीज से संबंधित है। ऑप्शन के रूप में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा कि इसका उद्देश्य है कि ऐसे हॉर्टिकल्चर, ऐसे बागवानी मतलब पौधों को लगाना जो कम से कम जो है वो प्रदूषण क्रिएट करें, या फिर जो क्या करें, जो आसपास के पर्यावरण को ज्यादा साफ करें। ये सब नहीं है, इसका उद्देश्य है ये देखिए, डिजीज फ्री और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल क्रिएट करना। बात समझ में आया? कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इस तरह के स्टेटमेंट्स दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक ना। तो प्लांटिंग मटेरियल से संदर्भ में है। अगला वेरी 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 वेरी, जितना भी लगा सकते हैं उतना लगा लीजिए इस बार के एग्जाम के लिए। सीटी में भी और मेंस में भी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। क्या है? ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, श्री अन्न। मिलेट्स को श्री अन्न कहा जा रहा है, श्री अन्न की संज्ञा दी गई है। ठीक ना। मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में मोटे अनाज कहते थे, बाद में जो है उसको पोषक अनाज कहा जाने लगा है, मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट में पिछले साल से उन्हीं को नया नाम दिया गया है श्री अन्न। मोटे अनाज में कौन कौन से आते हैं? मोटे अनाज में आते हैं भारत में जैसे कि मक्का हो गया, जैसे कि ज्वार हो गया, जैसे कि बाजरा हो गया, जैसे कि रागी हो गया, जैसे कि कुटू हो गया, ये सारे जो हैं ये मोटे अनाज के रूप में आते हैं। देखिए यहाँ पर बजट में भी कुछ मोटे अनाजों का नाम मेंशन है, एंड दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक ना। क्योंकि बजट में इनकी बात की गई है, तो हो सकता है पीटी में आपको यही पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन मोटा अनाज नहीं है या कौन सा मोटा अनाज है। मुझे पता है ज्वार के बारे में आपने सबने सुन रखा होगा, रागी के बारे में सुन रखा होगा, बाजरा के बारे में सुन रखा होगा, कुट्टू भी सुन रखा होगा, लेकिन इसके आगे रामदाना, वो जो लाई छोटा सा बनाते हैं ना, खाते हैं बच्चे जो, रामदाना, कंगनी, इसके बारे में नहीं सुन रखा होगा। ठीक ना। कंघी नहीं है, कंगनी है। ठीक ना। कुटकी, कोडो, चीना, सामा, ये टर्म्स जो है ना वो एक दो बार देख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे और एक्चुअल एग्जाम में आप खोज सकें कि इनमें से कौन सा मिलेट नहीं है या है। ठीक ना। तो बजट में चूंकि इनके नाम मेंशन्ड है तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे इससे बहुत ज्यादा मिलेट्स केवल यही नहीं है, बहुत सारे मिलेट्स हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि भारत के लगभग हर राज्य में कोई ना कोई एक मिलेट जो है वो फेमस है। ठीक ना। मिलेट्स क्या होते हैं? मोटे अनाज। इनके बारे में ये बोला जा रहा है कि ये मोटे अनाज जो होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें, इनके माध्यम से क्या होता है, हार्ट डिजीज वगैरह पर नियंत्रण होता है, मधुमेह, मोटापा, ठीक ना, फिर से ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जैसी बीमारियों पर कंट्रोल होता है, आंत साफ रहती है जिससे बहुत सारी बीमारियां कम होती है। तो स्वास्थ्य से संबंधित इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। केवल स्वास्थ्य से संबंधित ही बेनिफिट नहीं है, इनके बेनिफिट क्या है? इनके बेनिफिट है कि इनके लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो भौम जल का कम से कम दोहन होता है। ठीक ना। भौम जल का कम से कम दोहन होता है तो क्या है, ये पर्यावरण के भी अनुकूल है।
ठीक ना। इनमें लागत भी कम लगती है, बहुत ज्यादा जो है इनको वो रासायनिक खाद वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक ना। तो ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी अच्छे हैं, ठीक ना। भारत सरकार के कहने पर द ईयर 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मोटे अनाज के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन द्वारा, यूएन ने डिजिग्नेट किया है, ठीक ना। इस पर वोटिंग हुई तो विश्व के 72 देशों ने इस पक्ष में वोट किया, क्या कि 2023 को जो है वो मोटे अनाज के वर्ष के रूप में जो है वो क्या करना चाहिए, मनाया जाना चाहिए। दिख रहा है दो रीजन, एक तो बजट में इसका सीधे सीधे प्रोविजन, और दूसरा 2023 को यूनाइटेड नेशन के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है मोटे अनाज के, और वो भी भारत के कहने पर। अब बात समझ में आया क्यों मैंने बोला कि जितना वी ऐड कर सकते हो उतना वी ऐड करके तब इंपॉर्टेंट लिख लो। अब बात समझ में आ रहा है ना, मोटे अनाज, ठीक है। इंडिया जो है भारत में प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ तो मोटे अनाज, इनफैक्ट कई सारे मोटे अनाज का तो उत्पत्ति करता ही भारत है, मतलब यहीं पर सबसे पहले इसकी खेती हुई थी। ये दूसरी बात है क्या कि कालांतर में धीरे धीरे क्या हो गया, इन मोटे अनाजों को धीरे धीरे गरीबों का भोजन माना जाने लगा, जिसके कारण फिर क्या हो गया, बाकी मतलब स्टेटस से जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया। फिर क्या बोलते हैं हम लोग जो है वो बाकी अनाजों की तरफ मूव कर गए, मोटे अनाजों का कंजम्पशन, उपभोग जो है वो धीरे धीरे घटने लगा। फिर से इसी को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, ठीक। इसमें क्या किया जा रहा है, रॉ फॉर्म में भी और प्रसंस्कृत फॉर्म में भी इनके उपभोग को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, ठीक ना। तो यही है श्री अन्न से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे विश्व में, मोटे अनाजों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इनफैक्ट कई सारे आंकड़े तो ये कहते हैं कि पूरे विश्व का 40% मोटा अनाज अकेले भारत में होता है। समझ रहे हैं, पूरे विश्व का 40% केवल भारत में, ठीक ना। तो मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इतना ही नहीं, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ श्री अन्ना इन दिस वर्ल्ड, यानी कि हम इस पूरे विश्व में मोटे अनाज के दूसरे सबसे बड़े क्या है, निर्यातक हैं, ठीक ना, दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी याद रहना चाहिए, पूछा जा सकता है पीटी में कि इंडिया जो है वो कौन से नंबर पर एक्सपोर्टर है। ऑप्शन 1 2 3 4, ईसीएस में तो ऐसे ही पूछ लेगा। यूपीएससी क्या करेगा, वो स्टेटमेंट दे देगा ये दोनों उल्टा करके कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे क्वेश्चन दे देगा। यहां तक बात समझ में आया। हेल्थ बेनिफिट्स हैं, फूड फॉर सेंचुरीज कई लंबे समय से है, ठीक ना। तो क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट जो है वो इनको बढ़ावा देना चाह रही है कि इनकी डिमांड, इसके बारे में जागरूकता फैलेगी तो क्या हो जाएगा, लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, लोग डिमांड क्रिएट करेंगे तो किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने लग जाएंगे, किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे, इसके कारण क्या होगा, बहुत सारे स्टार्टअप्स, यंग एंटरप्रेन्योर जो है वो इस दिशा में प्रोसेसिंग वगैरह में आएंगे, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। तो ये पूरा प्लान है श्री अन्न के आसपास। यहां तक बात समझ में आया, ठीक ना। देखिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है, श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाना है। इसके लिए क्या है, ये एक मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि इस बार एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्या कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहां स्थित है, कहां स्थित है, हैदराबाद। आपसे यही पूछ लेगा क्या कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ये कहां स्थित है। ऑप्शन रहेगा बेंगलोर, दिल्ली, कोई और एक जगह, और हैदराबाद। खोज लीजिएगा, मुझे लग रहा है क्या कि ये आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिले, ठीक ना। इसको क्या करना है, इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करना है, ठीक ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में, ताकि ये क्या करेंगे, वैश्विक स्तर पर ऐसी टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिसेस और रिसर्च शेयर करेंगे, यानी कि हम विदेशों को सिखाएंगे क्या कि मिलेट कैसे उत्पादन किया जाता है, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है, कैसे इसका विकास करना है। बात समझ में आया, ये है ऑब्जेक्टिव, ठीक, कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है इसका। बात समझ में आया। एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट बढ़ा दिया गया है, यानी कि सरकार क्या कह रही है कि इस पूरे साल में कृषि के संदर्भ में 20 लाख करोड़ तक का क्रेडिट लाइन जो है वो सरकार देने के लिए तैयार है, यानी कि इतना खर्च जो है वो करने के लिए तैयार है,
ठीक ना। अगला क्या है, फिशरीज यानी कि मत्स्य को बढ़ावा देने की दिशा में क्या किया गया है, एक सब स्कीम चलाई गई है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक ना, जिसका उद्देश्य क्या होगा, यही देखिए, फिशरमैन, फिश वेंडर, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज, ठीक ना, और पूरा जो है वो आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। यहां तक बात समझ में आया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक। आगे देखिए, कोऑपरेटिव्स या कोऑपरेशन को बढ़ावा देने की दिशा में क्या किया जा रहा है, सहकारिता को बढ़ावा देने की दिशा में क्या किया जा रहा है, ये देखिए, सहकार से समृद्धि, ये नारा दिया गया है, सहकार से समृद्धि। इसी दिशा में एक न्यू मिनिस्ट्री बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स। कौन है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के अभी मंत्री, हाँ, एनी आइडिया? सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्रालय है गृह मंत्री के पास, माननीय अमित शाह जी जो है वो कौन है, इसके मंत्री हैं, ठीक ना। तो सहकार से समृद्धि, इस योजना मतलब इस नारे के साथ साथ क्या करना है, पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, मैं पढ़ा चुका हूँ, सहकारी बैंक जब पढ़ा रहा था तो पैक्स के बारे में बता चुका हूँ, ठीक ना। तो इनको संवर्धित करने की आवश्यकता है और इनके माध्यम से मदद पहुंचाने की आवश्यकता है, ठीक ना। इतना ही नहीं, ये देखिए, मैसिव डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज यानी कि विकेंद्रीकृत भंडारण की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है कि पंचायत विलेज लेवल पर क्या करना है, पीपीपी मॉडल के माध्यम से ऐसे भंडार गृहों की स्थापना करनी है। बात समझ में आया? यानी कि किसानों के संदर्भ में ये कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, दिख रहे हैं ना ये क्या क्या प्रावधान है, ठीक, क्लियर है? ये थे किसानों के संदर्भ में प्रावधान। अब जरा हम देखते हैं मेडिकल या हेल्थ की दिशा में, स्वास्थ्य की दिशा में क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक ना, क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहला प्रावधान देखिए, 157 नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना की जाएगी, नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना की जाएगी। कहां की जाएगी? एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस के पास में ही, मेडिकल कॉलेजेस के पास में ही, जो सरकार का कहना है 2014 के बाद से हम लोगों ने जो 157 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं ना, इन्हीं के बगल में हम क्या करेंगे, 157 नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना करेंगे, जहां पर क्या है, नर्सिंग से संबंधित की क्या वो वार्ड बॉय या फिर जो है वो नर्स वगैरह जो होती हैं उनके संदर्भ में जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे दो फायदे होंगे, एक तो देश में भी आपूर्ति सुनिश्चित होगी और दूसरा जब ये लोग विदेशों में भी जाएंगे ना तो क्या होगा, हमारे लोगों में कौशल होगा ना, तो वो वहां भी अच्छे से कमा पाएंगे, उससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा जो है वो हमारे देश में वापस आएगी, ठीक ना। तो दोनों फायदे हैं। 157 ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछने के लिए पूछ सकता है, 150 200 इस तरह के ऑप्शंस देके वो फंसाने की कोशिश करेगा, ठीक ना। 157। दूसरा मुझे क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा इस बार, सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है सिकल सेल एनीमिया? इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, जिसमें क्या होता है, हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, आपने देखा होगा हमारे खून में जो है वो कई सारे उसके वो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें होती है ना, तो उसमें से रेड ब्लड सेल होते हैं वो जनरली इस शेप के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, उनका शेप जो है वो सिकल की तरह हो जाता है, इस तरह का हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड कैंसर है, एक तरह का ब्लड कैंसर है, जेनेटिक डिजीज होता है ब्लड कैंसर। तो इसके कारण क्या होता है कि रक्त का प्रवाह आपकी नाड़ियों में जो है वो अवरुद्ध होता है, ये अटकते हैं ना, अटकते हैं, जिसके कारण बहुत पेन होता है और मतलब एक तरह का ब्लड कैंसर है। गवर्नमेंट ने पहली बार घोषणा की है क्या कि हम सिकल सेल एनीमिया को, यानी कि इस तरह का जो ब्लड कैंसर है, इसको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। कब तक समाप्त कर देंगे? बाय द ईयर 2047, 2047 तक इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त कर देना है। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पेपर सी में क्वेश्चन नंबर 46 क्या आपको मिलेगा कि सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने के लिए कौन से वर्ष को चुना गया? ऑप्शन ए 2045, ऑप्शन बी 2047, ऑप्शन सी 2050, ऑप्शन डी 2040। इस तरह के ऑप्शन देके आपको फंसाने की कोशिश करेगा। याद रखिएगा 2047, 2047 क्यों इंपॉर्टेंट है? 100वीं सालगिरह मनाएंगे आजादी की,
बात समझ में आ रहा? तो उसी को खत्म करना है। इसके लिए क्या क्या किया जाएगा? यूनिवर्सल स्क्रीनिंग किया जाएगा 7 करोड़ पीपल का, 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, खासकर जो कि ट्राइबल एरियाज में है। इन सब के माध्यम से क्या किया जाएगा? इसको समाप्त करने की दिशा में कदम लिया जाएगा। इस सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करना है, ठीक ना। आगे देखिए, मेडिकल रिसर्च, यानी कि मेडिकल की दिशा में रिसर्च, ठीक ना, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? आईसीएमआर लैब, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारत के हेल्थ से संबंध में एक प्रीमियर संस्था है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक ना। इनके जो लैब्स है ना, इनके जो लैब्स हैं जहां पर ये रिसर्च करते हैं, इनको खोल दिया गया है, इनको अवेलेबल कर दिया गया है सबके लिए, चाहे पब्लिक कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, या कोई प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम हो, सब आइए और साथ मिलकर रिसर्च करते हैं, ठीक ना। आईसीएमआर के लैब्स विल नाउ बी मेड अवेलेबल, सबके लिए खोल दिए गए हैं। इससे क्या होगा कि देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा वातावरण क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे से अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा कर पाएंगे। अभी क्या होता है कि आईसीएमआर लैब में भी उसी बीमारी पर रिसर्च चल रहा है, कोई प्राइवेट लैब भी उसी बीमारी पर रिसर्च कर रहा है। अब क्या होगा? जब दोनों में कोलैबोरेशन होगा ना, दोनों साथ आएंगे, तो इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त कर रखा है वो इनको शेयर करेंगे, इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त कर रखा है वो इनको शेयर करेंगे, साथ मिलकर ज्यादा तेजी से विकास किया जा सकता है। आईसीएमआर लैब्स को सबके लिए खोल दिया गया है। अगला देखिए, फार्मा इनोवेशन, फार्मा क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए योजना लॉन्च की गई है। क्या करना है? न्यू प्रोग्राम, जिस क्या करना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करना है, ताकि इंडस्ट्री वगैरह जो है वो फार्मा के क्षेत्र में जो है वो और ज्यादा बढ़ सके, और नई नई इंडस्ट्रीज आए और क्या करें, ये पैसा लगाएं, निवेश करें, तो फार्मा इनोवेशन को बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये मुझे बड़ा खास लगा इस बार के बजट में, ये मुझे खास लगा, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मतलब खास लगा। क्या है कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि मेडिकल डिवाइसेस से संबंधित, यानी कि मेडिकल डिवाइसेस, यानी कि ये जो क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित जो उपकरण है, उपकरण आजकल बहुत सारे चलते हैं ना, जैसे कि वो बाईपास सर्जरी जो होता है उसमें स्टेंट लगता है ना, फिर से नी कैप लगता है, वो जो आर्थराइटिस वगैरह से जो पीड़ित रहते हैं उनको नी कैप, कृत्रिम नी, हिप ट्रांसप्लांट होता है, ये कुल्ला टूट गया है, तो ये सारे जो मेडिकल उपकरण हैं, इनको बढ़ावा देने की दिशा में क्या किया जा रहा है? एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है कि मेडिकल डिवाइसेस में भी इंडिया को क्या करना है? आगे पहुंचाना है। आपको पता है ना कि इंडिया इज कंसिडर्ड एज द फार्मेसी फॉर दिस होल वर्ल्ड, इंडिया को पूरे विश्व की फार्मेसी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम दवाइयां बनाने में बहुत तेज हैं, ठीक ना, दवाइयां बनाने में बहुत तेज है। जैसे ही पेटेंट खत्म होता है, हम अगले 2 सप्ताह में जो है उसकी दवाई जेनरिक बना के जो है वो मार्केट में ला सकते हैं, ये हमारे पास क्षमता है, ठीक ना। तो उसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए मेडिकल डिवाइसेस, यानी कि कृषि से ये स्वास्थ्य से संबंधित जो उपकरण है ना, इनको भी बढ़ावा देने की दिशा में ये काम किया जा रहा है, ठीक ना। ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अब जरा हम देखते हैं एजुकेशन सेक्टर, यानी कि शिक्षा के संदर्भ में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, शिक्षा के संदर्भ में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अब जरा हम इस ओर दृष्टि करते हैं, ठीक है। शिक्षा के संदर्भ में प्रयास में सबसे पहला प्रयास क्या है कि डाइट, आप लोगों ने सुना होगा ना, डाइट क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट संस्था है, जिसका काम क्या है कि एजुकेशन को बढ़ावा देना, या फिर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी वगैरह के या ट्रेनिंग वगैरह के प्रयोग के माध्यम से एजुकेशन को और ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना, ठीक ना। तो क्या बोला गया है कि टीचर्स को इनोवेटिव पेडागोगी और करिकुलम ट्रांजैक्शन, कंटिन्यूअस प्रोफेशन, ये सर्वे वगैरह के माध्यम से क्या किया जाएगा कि शिक्षकों को और ज्यादा नवाचारी तरीके सिखाए जाएंगे ट्रेनिंग के माध्यम से, कि कैसे शिक्षा को और ज्यादा आकर्षक बनाई जा सकती है, बच्चों को कैसे और अच्छे से सिखाया जाए। इस दिशा में काम करने के लिए डाइट के माध्यम से प्रावधान किया गया है कि डाइट क्या करेगी, नए तरह के जो है वो इनोवेटिव तरीके से जो है वो सिखाएंगे, ताकि बच्चों को जो है वो ज्यादा समझ आ सके। इसमें क्या करना है? आईसीटी का भी प्रयोग करना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से कैसे जो है वो शिक्षा को इंपार्ट किया जा सके, दिया जा सके। ये बात भी समझ में आ गई। इसी दिशा में क्या बात की गई है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी,
ठीक ना, बच्चों और एडोलसेंट्स, बच्चों और युवाओं के लिए क्या करना है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की बात की गई है। ठीक ना, जिसके लिए क्या होगा, सभी तरह के जेनर, अलग अलग यौनरा, अलग अलग क्षेत्र, इन सब से संबंधित जो है वो किताबों की, अच्छी गुणवत्तापूर्ण किताबों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। और ऐसी लाइब्रेरी को हर पंचायत, हर वार्ड के लेवल पर स्थापित करने की बात की गई है। ठीक ना, राज्यों को इनकरेज किया जाएगा, क्या है, राज्यों को इनकरेज किया जाएगा कि फिजिकल ऐसी लाइब्रेरी सेटअप करें, कहां पर, पंचायत के लेवल पर, वार्ड के लेवल पर। ठीक ना, इसके लिए जो बुक्स वगैरह की आपूर्ति होगी वो कौन इंश्योर करेगा, नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, ये सब संस्थाएं हैं, इनको बोला गया है क्या कि इनके लिए तुम आपूर्ति सुनिश्चित करो। ये पॉइंट समझ में आया। ठीक ना, तो ये थे हमारे पहले ऋषि। पहले ऋषि समाप्त हो गए, जिनका क्या नाम था, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इनमें किन किन के बारे में बात की गई, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा किन के बारे में बात की गई, स्वास्थ्य के संदर्भ में, और तीसरा किसके बारे में बात की गई, शिक्षा के संदर्भ में। यहां तक क्लियर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे ऋषि की तरफ। दूसरे ऋषि हमारे कौन है, दूसरे ऋषि हैं रीचिंग द लास्ट माइल, यानी कि अंतिम छोर तक पहुंच, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कहा है, बोला है क्या कि प्रधानमंत्री जो हमारे माननीय वाजपेयी जी थे ना, उन्हीं के गवर्नमेंट में क्या किया गया था, ये लास्ट माइल तक पहुंचने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अलग से बनाया गया, मोटा, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डोनर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया। ठीक ना, इन्हीं के अंतर्गत, मतलब उसी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान सरकार ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अलग से बनाया है, आयुष, आयुर्वेद, योगा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अलग से बनाया है। ठीक ना, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के लिए जो है वो अलग से डिपार्टमेंट बनाए हैं, जल शक्ति मंत्रालय अलग से बनाया है, अलग से जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बनाया है। यानी कि सरकार बोल रही है कि ये जो अंतिम पायदान तक हमें विकास पहुंचाना था ना, तो इसीलिए हमने अलग अलग मंत्रालय बनाए हैं ताकि इन पर फोकस किया जा सके। यहां तक बात समझ में आई। इसी दिशा में देखिए बात की जा रही है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये भी भारत सरकार की, वर्तमान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य था भारत के जो 112 के आसपास जो पिछड़े जिले हैं ना, उनमें स्वास्थ्य और शिक्षा के संदर्भ में कुछ विकास करना, डेडिकेटेड फोकस होके जो है वो विकास करना। इसी को आगे, चूंकि ये सफल रही, सरकार का ऐसा कहना है कि ये योजना बहुत हद तक सफल रही है, तो इसी को अब जिला से आगे बढ़ाकर हम ब्लॉक के लेवल पर लाना चाहते हैं। 112-15 के ही आसपास है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद आ रहा है, शायद 112-15 के ही आसपास है इसमें। ठीक ना, कोई नहीं, तो इतने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, तो अब जिला से आगे बढ़ाकर इसको क्या करना है, ब्लॉक के लेवल पर लागू करना है। और स्टार्टिंग में इस बार के बजट में ऐसे 500 ब्लॉक को चुना गया। ठीक ना, ऐसे 500 ब्लॉक को चुना गया है। ठीक ना, जहां पर क्या करना है, ये देखिए, वही एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, हेल्थ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब दिशाओं में अलग से काम किया जाएगा, डेडिकेटेड रूप से काम किया जाएगा। तो आपको बस क्या याद रखना है इसमें कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सफल रहा है, इसीलिए अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया है। 500 ब्लॉक, ये 500 याद रखिएगा। ठीक ना, 1000 दे देगा, 100 दे सकता है, तो 500 याद रखिएगा कि 500 ब्लॉक चुने गए हैं, जिसमें यूपी से भी कई सारे ब्लॉक चुने गए हैं। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, क्या है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। पीवीटीजी का क्या मतलब है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक ना, भारत में 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको पीवीटीजी का दर्जा वर्तमान में मिला हुआ है। पीवीटीजी कौन है, ये ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स माने जाते हैं जो बहुत ही पिछड़े हैं, मतलब कि जनजातियों में भी जो बहुत पिछड़े हुए हैं ना, दे आर नोन एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक, इसके लिए कमेटी का गठन किया गया था शायद 1962-63 के आसपास, ढेबार कमीशन।
वर्तमान में 75 है। हाँ, वर्तमान में 75 है। वर्तमान में 75 पीवीटीजीज हैं, ठीक ना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये कौन है? ये वो है जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जैसे कि सेंटिनलीज, यानी कि जो एकदम आदिम, मतलब वो विकास की मुख्य धारा से बिल्कुल अछूते रहते हैं, ठीक ना। मतलब जो ट्राइबल ग्रुप्स के लिए जो विकास के कार्यक्रम लाए गए, उसमें ये देखा गया कि कुछ खास ट्राइबल ग्रुप्स ज्यादा उसका फायदा ले पा रहे हैं, और कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जो इतने प्रिमिटिव हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ भी, तो उनको अलग एक अलग कैटेगरी बना दी गई, दे आर नोन एज पीवीटीजी। तो इन्हीं की कंडीशन को ठीक करने के लिए देख रहे हैं ना, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनके लिए अलग से योजनाएं चलाई जाती हैं, ताकि इनके एजुकेशन, इनके सेफ हाउसिंग, इनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इन सब की दिशा में जो है वो काम किया जा सके, ठीक ना। इसी के लिए क्या बोला जा रहा है कि इतना 1000 करोड़ रुपया, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैसा याद मत कीजिएगा कि किसी योजना के लिए कितना अलॉट किया गया है, ठीक ना। तो अगले 3 साल में इनके लिए इतना फंड एलोकेट किया गया है, ताकि भारत में ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है ना, इनके विकास के लिए काम किया जा सके। आगे देखिए, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये भी ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए ही योजना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, नवोदय विद्यालय जैसे हैं, अरे जवाहर नवोदय विद्यालय चलते हैं ना, रेसिडेंशियल स्कूल, उसी तर्ज पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल भी स्टैब्लिश किया गया है, जिसमें वही 8th से लेकर शायद 12th वगैरह तक बच्चों को जो है ना, वो क्या किया जाता है, रख के वहीं पर एजुकेशन वगैरह दिया जाता है। तो ऐसे ही एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में टीचर्स की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 38,800 नए टीचर्स की आपूर्ति, सपोर्ट स्टाफ, टीचर एंड सपोर्ट स्टाफ को रिक्रूट किया जाएगा अगले 3 साल में। भारत में कितने हैं? 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हैं, जिनके माध्यम से 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को क्या किया जा रहा है, शिक्षा प्रदान की जा रही है, ठीक ना। तो ये भी एक अपने आप में कदम है, ठीक ना। आगे देखते हैं, ये भी मुझे क्यों लग रहा है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। अपर भद्रा प्रोजेक्ट, कर्नाटक में अपर भद्रा प्रोजेक्ट, ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इसमें क्या है, एक नदी से पानी को उठाकर दूसरी नदी में डालना है, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि पिछले साल ही इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिल चुका है, कि राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट का इसको दर्जा मिल चुका है, ठीक ना। जिसका उद्देश्य क्या है कि ये जो रेन शैडो रीजन है ना, कर्नाटक का एक बड़ा क्षेत्र जो रेन शैडो रीजन में पड़ता है, जहां पर बारिश बहुत कम होती है, वहां पर सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करना, ठीक ना। अरे वेस्टर्न घाट के कारण आप लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा कि उधर ही वर्षा ज्यादा हो जाती है, इस पार में जो है बादलों में इतना पानी रह नहीं जाता है, जिसके कारण ये वृष्टि छाया प्रदेश बनते हैं। तो इन वृष्टि छाया प्रदेश में ड्रिंकिंग वाटर और सिंचाई वगैरह की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए इतने पैसे जो हैं वो अलग से एलोकेट किए गए हैं। ये भी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं इसी कंटेक्स्ट में, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक ना। दोनों अलग अलग योजनाएं चलती है, एक तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग है और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग है, तो 2 तरह की अलग अलग योजनाएं हैं। 10 मिनट और बस ये वाला खत्म कर लेते हैं, रीचिंग द लास्ट माइल, फिर उसके बाद 2 ऋषि को आज खत्म कर लेते हैं, बाकी 5 ऋषि को कल देख ले, ठीक ना। तो ये है 2 योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंतर्गत जो है वो 66% जो है वो फंड बढ़ा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये भारत श्री क्या है। भारत श्री सिंपली पूछा जा सकता है कि भारत श्री हाल फिलहाल में समाचार में रहा है या किससे संबंधित है। तो श्री देखकर इसको श्री अन्न से कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। भारत श्री का मतलब है शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है वो जो पांडुलिपि वगैरह में जो अभिलेख लिखे होते हैं उनको कहा जाता है इंस्क्रिप्शंस, ठीक ना। सरकार क्या चाह रही है? सरकार चाह रही है कि इनका एक डिजिटल खाता तैयार हो जाए, इनका एक डिजिटल खाता तैयार हो जाए, जिसके माध्यम से क्या हो कि भविष्य में मान के चलिए ये पांडुलिपि वगैरह यदि गायब हो जाए, विलुप्त हो जाए, तब भी क्या हो सके कि कम से कम डिजिटल रूप में रहेंगे तो इनके बारे में पढ़ा जा सकता है ना। ये देखिए एक डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, एपिग्राफी म्यूजियम, जिनमें क्या किया जाएगा 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को पहले स्टेज में डिजिटलाइज करना है।
यानी कि पांडुलिपि वगैरह जो है ना, इनको डिजिटल फॉर्म में जमा करके रखना है डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम में। बात समझ में आ रहा ना? ये जो पांडुलिपियां है ना, इनमें ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। बात समझ में आया? कई बार तो क्या होता है कि हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी तकनीक नहीं है जिनके माध्यम से हम क्या कर सके, हम इनको पढ़ सके। हो सकता है भविष्य में हम डिसाइफर कर लें, भविष्य में हम इनको पढ़ पाए, लेकिन अगर तब तक ये विलुप्त ही हो गए, तब तक ये नष्ट हो गए, तब तक ये खत्म हो गए, तब क्या पढ़ोगे? तो क्या करना है, इनका एक डिजिटल म्यूजियम तैयार करना है। और इसमें इस साल क्या करना है, 1 लाख ऐसे एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को क्या करना है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके रखना है। अगला क्या है, सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स। जो गरीब कैदी लोग है ना, गरीब कैदी लोग, ये इंपॉर्टेंट, इसमें क्या याद रखिएगा कि भारत श्री किससे संबंधित है, ठीक ना? यही क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा, भारत श्री। तो आपको उसमें खोजना होगा कि पांडुलिपि इंस्क्रिप्शन से संबंधित है। श्री वो पहला ही ऑप्शन देगा मोटे अनाज से। क्यों? क्योंकि सबने श्री श्री सुना है, ये श्री वो वाली श्री नहीं है, ठीक ना? तो क्लियर रहिएगा, ठीक ना? तो सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर, भारत में जो गरीब पुअर प्रिजनर है ना, जो गरीब जो कैदी है, उनको मदद प्रदान करने की दिशा में कदम क्या लिया जा रहा है कि अगर मान के चलिए कैदी से मुक्त, मतलब कैद जो है वो कैद से मुक्त हो गए हैं, बेल करवाने के लिए या परोल देने के लिए अगर उनके पास पैसा नहीं है, या पेनल्टी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। फालतू में जो है खाली वो बेल का राशि नहीं दे पा रहे हैं या पेनल्टी नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए उनको जो है वो जेल में रखे रहना और जेल में भीड़ बढ़ाना, ये ठीक नहीं माना जा रहा है। तो सरकार क्या कह रही है कि उनको भी जो है वो फाइनेंशियल हेल्प दे। गेटिंग माय पॉइंट? ये थे हमारे दूसरे ऋषि। यहाँ पर क्या हुआ, हमारे दूसरे ऋषि समाप्त हुए। तीसरे ऋषि आगे से देखेंगे हम लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। दिख रहा है कि सारी जो योजनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं ना, भारत श्री हो गया, श्री अन्न हो गया, ये सारे सीधे सीधे आपके पीटी में पूछे जा सकते हैं, ठीक ना? इसलिए इनको बहुत गौर से पढ़िएगा। पीटी हो गया, मेंस हो गया, ये हर जगह पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है इनकी, ठीक? कोई नहीं, आज हम लोग जो है वो 2 ही ऋषि तक रखते हैं, बाद में जो है वो हम बाकी ऋषि की चर्चा करेंगे। कल जो है वो हमारा हाईलाइट के रूप में भी हम एक बार देख लेंगे, ठीक ना? तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है बजट को, लेकिन कम से कम पता होना चाहिए कि भारत श्री क्या है, श्री अन्न क्या है, पीएम विकास किससे संबंधित है। सबका विकास नहीं है पीएम विकास आर्टिसन के विकास से संबंधित है। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। नहीं देख रखे होंगे ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि कहीं वहां पर सपना नहीं आएगा, आकाशवाणी नहीं हो जाएगी आपको। तो एक बार देखे रहिएगा, आप गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप आराम से सही ऑप्शन मार्क कर लीजिएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी जो है वो कल हम मिलेंगे तो हम बजट के बाकी हिस्से को कल कवर करेंगे। कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ठीक ना? कल सब कुछ बताऊंगा, ठीक? तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।